सम्मानित साथियों, मैं डॉक्टर जी सिंह कश्यप, एसोसिएट प्रोफेसर पीजी कॉलेज गाजीपुर, और आज ये कार्यक्रम जो है लाइव हो चुका है। ये फेसबुक पर लाइव है और आज का विषय है सामाजिक गतिशीलता और भारतीय समाज के संदर्भ में। हमारे बीच में सभी लोग उपस्थित हैं और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। और सभी से अनुरोध है, आप अपना माइक जो है अनम्यूट करके रखें। जब जरूरत हो तब आप लोग जो हैं, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तो आप अपनी बात रखेंगे। साथियों, मैं इसी आज के इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्यों ये कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम के रखने का उद्देश्य ये है कि जो है हमारे बहुत सारे साथी जो हैं भारतीय समाज व्यवस्था के बारे में बोलते रहते हैं कि जो है कि आज जमाना बदल गया है और आज कुछ इस तरह की भेदभाव की बात नहीं रहेगी। तो गतिशीलता का अर्थ जो है हमारे साथी व्यूअर्स लोग बताएंगे और मैं बता दूं कि गतिशीलता का मतलब है समाज में उन्नति होती है, प्रोग्रेस होती है, गतिशील होता है। जैसे एक सोपान से दूसरे सोपान पर जाता है, दूसरे सोपान से तीसरे सोपान पर जाता है। ये जो गतिशीलता है जो है ये डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स दोनों तरह से होती है। नीचे से ऊपर भी जाती है और ऊपर से नीचे भी जाती है। यानी जब नीचे से ऊपर जाती है तो इसे प्रगति कहते हैं, और जब ऊपर से नीचे आती है तो उसे जो है प्रगति तो होती है लेकिन डाउनवर्ड्स होती है, उसे अधोगति बोलते हैं। अधोगति का मतलब होता है कि नीची दिशा में। आज के हमारे जो वक्ता है डॉक्टर धर्मेंद्र निषाद जी, पीजी कॉलेज गाजीपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं। साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय समाज व्यवस्था जो है क्रमिक असमानता पर आधारित है। और ये क्रमिक असमानता का मतलब होता है कि जो है सीढ़ी का एक डंडा है, सीढ़ी के डंडे के ऊपर एक डंडा है और उसके नीचे भी एक डंडा है। तो जो एक डंडा ऊपर है, एक डंडा नीचे है, एक आदमी उसके अपने उसी डंडे पर मौजूद है। तो इस तरह से जो क्रमिक असमानता है, तो क्रमिक असमानता जो है ये समाप्त है और ये व्याप्त है। और व्याप्ति का मतलब होता है कि मौजूद है। मौजूदी का मतलब है कि जो है वो अपने से ऊपर की जाति और अपने से नीचे की जाति। ऊपर की जाति जो है नीचे वाली जाति को कहती है कि जो है ये हमसे नीचे नीची अवस्था में आती है, और नीचे वाली जाति जो है कहती है कि ये हमसे ऊंचा बनते हैं। तो इस तरह से एक जाति का जो सामाजिक संपर्क है, सामाजिक कॉन्टेक्ट है, सोशल कॉन्टेक्ट है, वो जो है डिफर्ड है। वो जो है इसमें अविश्वास, धोखाधड़ी और एक तरह से जो है ना असंतोष का माहौल है कि हमारी जाति से ऊपर की जाति वाला जो है हमको ए दृष्टि से देखता है और हम जो है अपने से नीचे जाति वाली को ए दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो संबंध हैं इस तरह के बने हुए, ये निर्धारित हैं मनुवादी गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था के आधार पर। और वो किस पर, जिस तरह से वर्ण व्यवस्था के अंदर जो है भेदभाव है, उसी तरह की व्यवस्था जो है इन जातियों में स्थापित हो गई है। यदि हम अगर चर्चा करते हैं वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में जो बदल गई है, क्योंकि उसमें हमें आज गतिशीलता का अध्ययन करना, हमारे मुख्य वक्ता मौजूद हैं। तो जैसे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वोपरि रखा गया, क्षत्रिय दूसरे नंबर पर, वैश्य तीसरे नंबर पर, शूद्र चौथे नंबर पर है। तो आज मौजूदा व्यवस्था में इस व्यवस्था के कारण हुआ क्या है कि ब्राह्मण वर्ण और जाति दोनों है। यानी ये कहा जाए कि ब्राह्मण ने ब्राह्मण वर्ण को ब्राह्मण वर्ण से ब्राह्मण जाति में बदल दिया। इसी तरह से जो है क्षत्रिय वर्ण को क्षत्रिय वर्ण से क्षत्रिय जाति में बदल दिया। क्षत्रिय वर्ण और जाति दोनों है। इसी तरह से वैश्य वर्ण है, वैश्य वर्ण को भी वैश्य वर्ण से वैश्य जाति में बदल दिया। और यही क्रम अगर बदलने का था तो शूद्र को भी शूद्र जाति में बदलना चाहिए था। तो मगर ऐसा नहीं हुआ। शूद्र के 6743 जातियों के टुकड़े बन गए और ये टुकड़े जो है वो सीढ़ी नुमा व्यवस्था में बन गए। और ये सीढ़ी नुमा व्यवस्था जो है उसी तरह का जो है व्यवस्था में शामिल हो गई कि एक जाति से ऊपर जाति और एक जाति से नीचे जाति की पूर्वता का सिद्धांत नहीं है। हमारे एक जाति से पहले भी एक जाति, एक जाति के बाद भी एक जाति है। तो इस तरह से जो है समाज जो है दो कैटेगरी में बन गया, जो वर्ण व्यवस्था के अंदर और वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। तो वर्ण व्यवस्था के अंदर और वर्ण व्यवस्था के बाहर के जो लोग हैं वो अनटचेबल्स कहे जाते हैं, जिन्हें एससी एसटी के नाम से जानते हैं। जो जंगलों में रहते थे एसटी हो गए, जिनके साथ अछूत का व्यवहार होता था, वो जो है शेड्यूल कास्ट के लोग हो गए। बचे वर्ण व्यवस्था के अंदर शूद्र वर्ण के जो लोग हैं
उनको समाज में निचला स्थान था, तीनों वर्ण की सेवा करने का अधिकार था, केवल राइट था, दायित्व था, और उस तरह से वो जो अधिकार वंचित थे, उनको केवल सेवा करना था। तो ये समाज व्यवस्था आज हम लोग चर्चा करेंगे गतिशीलता की, क्या ये समाज इसी तरह रहेगा या नहीं रहेगा। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ अपना जो है माइक अनम्यूट करें और आज के इस विषय पर अपनी बात रखने का कष्ट करें। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, लगता है कनेक्टिविटी के कारण जो है कट गए जी। डॉक्टर के पटेल जी, जी डॉक्टर के पटेल जी, हाँ जी आज के विषय पर अपना महत्वपूर्ण बिंदु रखें। पहले तो को सभी जो भी चर्चा कर रहे हैं, पटेल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। पटेल जी, डॉक्टर पटेल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी जी हाँ सर, थोड़ी कुछ कनेक्शन में डिस्टरबेंस है। आ रही है अभी आवाज सर? जी अब आवाज आ रही है, जा रही है। अच्छा अच्छा, जैसा कि आपने टॉपिक में बताया कि सामाजिक गतिशीलता का मतलब गति के साथ में टाइम जुड़ जाता है, डायरेक्शन जुड़ जाता है, उसके फैक्टर जुड़ जाते हैं। और जो शीलता की बात करते हैं तो वो दैट इज नथिंग बट इज एबिलिटी, कैपेबिलिटी कह दें या कैपेसिटी कह दें, या देखिए ऐसी शक्ति या कारक जिसके द्वारा किसी भी फैक्टर को मोड़ा जा सकते, किसी भी डायरेक्शन में उसको निर्देशित किया जा सके। तो इस पूरी जो कॉम्बिनेशन है गति और शीलता को अगर देखा जाए तो यानी कि इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि समाज में होने वाले परिवर्तन, समाज में जो परिवर्तन होते हैं उसमें समय, दिशा और कारक, कारण, लक्ष्य जुड़े होते हैं। और वो परिवर्तन समय समय पे जनरली होते रहते हैं, और उसी सामाजिक परिवर्तन के आधार पर ही हमारा जो विकास है, हमारी जो बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक जो विकास है उस पे वो निर्भर करता है। अब बात ये आती है कि गतिशीलता कितने प्रकार की होती है और क्या गतिशीलता हो सकती है, या समाज में कौन सी गतिशीलता व्याप्त है, उसकी जो है क्या महत्ता है। तो जैसे कि समाज में जो गतिशीलता की बात हो रही है वो व्यावसायिक गतिशीलता की भी बात होती है। गतिशीलता व्यावसायिक भी हो सकती है, धार्मिक गतिशीलता हो सकती है, शैक्षिक गतिशीलता हो सकती है, आर्थिक गतिशीलता हो सकती है, सामाजिक गतिशीलता हो सकती है, सांस्कृतिक गतिशीलता हो सकती है। तो कहने का मतलब गतिशीलता एक बहुत ही ब्रॉड सेंस है, और ये सेंस किस लिए है? समाज को स्टडी करने का सेंस है, ताकि उस समाज को स्टडी करके उसको हम जो है उसमें कमियां खोज करके उसमें जो वीकनेसेस हैं, वो वीकनेसेस क्या है, किसके रेस्पेक्ट में? समानता के रेस्पेक्ट में, समृद्ध बनाने के रेस्पेक्ट में। अगर हम समानता को लेकर के, समृद्धि को लेकर के, उसके विकास को लेकर के अगर हम वीकनेस खोजते हैं और फिर हम ऐसा कार्य करते हैं कि हमें समानता ले आए, के पथ पर अग्रसर करें, तो फिर वो जो है क्या कहते हैं, एक तरह के कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव गतिशीलता है, पॉजिटिव सोशल मोबिलिटी है। और ये गतिशीलता जनरली होता क्या है कि व्यक्तिगत तौर पे भी हो सकती है, किसी परिवार के तौर पे भी हो सकती है, पूरा घर के समूह के रूप में भी गतिशीलता हो सकती है, या कहिए कि एक पूरी कम्युनिटी या कैटेगरी ऑफ पीपल्स जो कहते हैं जो है वो गतिशीलता हो सकती है। और ये गतिशीलता जनरली जो है विद इन भी हो सकती है, और जो है बिटवीन दी सोशल स्ट्रेटा भी हो सकती है। अब सोशल स्ट्रेटा की जो बात करेंगे तो एक तरीके समझ सकते हैं ऐसे कि जैसे सामाजिक स्तर है,
सामाजिक स्तर क्या है? अब इसके लिए जाति जो व्यवस्था है उसको हम जो है क्या कहते हैं, सामाजिक स्तर के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि आपने अभी अपने वक्तव्य में इंट्रोडक्शन के दौरान बताया कि एक जैसे कि ब्राह्मण वर्ण है, वो एक स्ट्रेटा है, वो एक जैसे उसको वर्ण को जाति में कन्वर्ट कर दिए, उसको स्ट्रेटा बना दिए। उसी तरह दूसरा स्ट्रेटा क्षत्रिय वर्ण है, ये भी एक स्ट्रेटा है। शूद्र एक स्ट्रेटा है, समझे सर? और वैश्य भी एक स्ट्रेटा है। अगर एक ही स्ट्रेटा में एक ही जी कनेक्शन कट गया है पटेल जी का। आप स्ट्रेटा की बात कर रहे थे, स्ट्रैटिफिकेशन एक अलग विषय है, उस पर भी चर्चा होगी। सामाजिक गतिशीलता जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए उसमें गतिशीलता होना परम आवश्यक है। सॉरी सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, जी तो मैं कंटिन्यू अपनी रखिए। बात 2 मिनट कंप्लीट करता हूँ। जी कंटिन्यू जी सर, अगर विद इन स्ट्रेटा अगर एक ही समाज में परिवर्तन होता, जैसे कि आपने बताया 6,743 जातियां हैं, जी शूद्र को तो 6,047 जातियों में विभाजित रखा, और ये माइक्रो स्ट्रेटा करते हैं। माइक्रो लेवल पे सामाजिक जो स्तर बना दिए गए, जो लेवल बना दिए, ये माइक्रो स्ट्रेटा हम कह सकते हैं, जिसमें 6,743 स्ट्रेटा हैं। और जी अगर मूव करता है जी तो एक तरीके से वो कहा जाएगा कि जो है एक क्षैतिज मूवमेंट है। और ये अगर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाता है, मान लीजिए कोई जो है क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाता है या नीचे की तरफ जाता है, तो वो जो है आपका जो है वर्टिकल जो है परिवर्तन होगा। तो मैं अभी अपनी बात को यही विराम देता हूं, क्योंकि डिस्कनेक्शन की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ओवर टू यू डॉक्टर जी सिंह सर। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। जो है ना, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि जो ये ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। तो क्योंकि भारतीय समाज व्यवस्था के संदर्भ में आज हम गतिशीलता की बात करें, यहाँ देवी सिंह कश्यप जी जुड़े हैं। यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मैं मान्यवर देवी सिंह कश्यप जी से भी अनुरोध करता हूँ आज के इस विषय पर अपने 2 विचार रखें। देवी सिंह कश्यप जी। हेलो। जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी? हाँ जी, मेरा सभी बुद्धिजीवी साथियों को प्रणाम, सादर प्रणाम। जी मैं चूंकि थोड़ा लेट अभी जुड़ा हूँ, तो थोड़ा सा अभी आप किसी दूसरे को मौका दीजिए, मैं उसके बाद थोड़ा अपनी बात अच्छा अच्छा, ठीक है सर, कोई बात नहीं। डॉक्टर अमर सिंह जी, डॉक्टर अमर सिंह जी गाजियाबाद से आज हमारी मीटिंग में पहली बार जुड़े, आपका स्वागत है बहुत बहुत। डॉक्टर अमर सिंह जी। जी सर, थैंक यू सर, नमस्कार सर। जी, आज का विषय जो है सामाजिक गतिशीलता भारतीय समाज व्यवस्था के संदर्भ में जो है आज का टाइटल हमने डिस्कशन के लिए रखा है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद प्रयास करने के बाद आप हमारे इस चैनल पर आए हैं। मैं आपका बहुत ही वैल्यूबल स्वागत करता हूँ और अपना आज के विषय धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी सर। प्रगतिशील समाज के लिए हम ज़्यादातर क्या है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर से वो विचार लाना पड़ेगा जिससे कि हम लोग हीन भावना से दूर हो जाएं। जी हमारी जो नई जनरेशन है, हम उनको हीन भावना से दूर करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। होता है क्या है कि हम छोटी छोटी कहानियां सुनते हैं पुराने लोगों से, किसी वो शंकर भगवान ने इसलिए लोगों को बनाया कि जी ताकि सृष्टि चलती रहे, और वो सृष्टि चलती रहेगी जब आदमी छोटे बड़े होंगे। ये कहानी है केवल ब्राह्मणवाद को एस्टेब्लिश करने के लिए। जी ठीक है, हमें समाज में नई थ्योरीज देनी पड़ेंगी, मानवीय आधार पर बनने वाली थ्योरीज देनी पड़ेंगी, जिससे कि हम अपने अंदर जो जात पात का बुरा हीन भावना है वो हमसे दूर हो जाए। क्योंकि हम अगर ये कहने लगे कि ये छोटी जात हो गई, ये वो बड़ी जात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण किसी भी दृष्टि में बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके घर में अगर जन्म ले लिया तो ब्राह्मण हमें पंडित कहना, ये हमारी गलती है कि पंडित कह करके पुकारते हैं। ये हमारे समाज की गलती है कि हम उसे इतना सम्मान देते हैं। हम केवल उसको सम्मान दें, हम केवल उसको डॉक्टर कहें जिसने पीएचडी किया हुआ, ये नहीं कि हम केवल सड़क छाप आदमी को कहना शुरू कर दें कि डॉक्टर साहब आप आइए। तो यही जो हमें सम्मान का जो एक लेवल है, उस लेवल को हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हम सामने वालों को कितना सम्मान देते हैं। हमें उनको सम्मान उतना दें जितना सम्मान हमें मिलेगा। हमारे जो अच्छे लोग हैं, हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, हमारे जो
जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि बाकी समाज के अंदर मिलता है। तो इस स्तर पर हम काम करेंगे। हमारे जितने बच्चे होते हैं उनको भी अगर हम ये सिखाएंगे कि कहीं कुछ नहीं होता, तो इस तरह का अंतर नहीं होता है और हम लोग सब और भी आगे उनसे भी ज़्यादा बड़े काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये शिक्षा घर से निकल करके हमारे छोटे छोटे जो स्कूल, अपने स्कूल होते हैं, उसके अंदर हम अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रसारित कर सकते हैं और समाज में जाकर के हम अपने विचारों को प्रसारित कर सकते हैं कि हम अपने, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो हीन भावना सबसे बड़ी है कारण है। अदरवाइज तो बहुत सारी पार्टियां हमारे समाज की बनी हुई हैं, बहुत सारे लोग बने हुए हैं जो इस समय काम कर रहे हैं। सब अगर एकजुट होकर के एक ही मिशन पर लग जाएं कि बस हमें और अपनी आइडेंटिटी तो ऐसा मैं मानता हूँ सर। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी बात कही। जो है हीन भावना से ग्रस्त लोग हैं उनके भीतर से हीन भावना का जो स्तर है उससे निकलना चाहिए और हमें हमेशा सार्थक प्रयास करना चाहिए। ये बहुत आपकी अच्छी सोच है, मैं आपका स्वागत सम्मान करता हूँ। साथियों, आज हम गतिशीलता के संबंध में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गुरु प्रसाद निषाद जी, आपको कुछ कहना है जी आज के विषय के संबंध में? जी गुरु प्रसाद निषाद जी। नहीं सर, आप बस सुनना है तो ठीक जी रहेगा। जी जी, ठीक है, थैंक यू। जी। डॉक्टर योगेश जी से अनुरोध करता हूँ। डॉक्टर योगेश जी असिस्टेंट प्रोफेसर है पीजी कॉलेज गाजीपुर में और आज का विषय जो है सामाजिक गतिशीलता भारतीय समाज व्यवस्था के संबंध में, भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में जो है उसको आप चर्चा करने का कष्ट है। डॉक्टर योगेश जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। धन्यवाद डॉक्टर जी सिंह साहब, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा आयोजित की है। भारतीय समाज में गतिशीलता, भारतीय संदर्भ में। तो ये जो गतिशीलता के कारण क्या है उस पर चर्चा करने के लिए मैं आता हूँ। किसी भी समाज में गतिशीलता के दो पहिए होते हैं। उन दो, जैसे हमारी गाड़ी दो पहियों पर चलती है या हम दो पैरों से चलते हैं, तो एक जो हमारी प्राचीन गाड़ियां हुआ करती थी, बैलगाड़ी, उनके दो पहिया हुआ करते थे, वहां से लेते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति, कोई भी गतिशीलता के लिए जो वैचारिक पक्ष है उसके लिए जरूरत होती है सभ्यता और संस्कृति की। तो उसमें संस्कृति और सभ्यता के माध्यम से हम गतिशील होते हैं। अब उसमें सभ्यता और संस्कृति में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर है? संस्कृति होती है वो नॉन मोबाइल होती है, स्थायी होती है। सभ्यता मोबाइल होती है, मतलब गतिशीलता होती है सभ्यता के अंतर्गत। एग्जाम्पल के तौर पे हम पाषाण काल में या प्रागैतिहासिक काल में, मध्यकाल में कैसे जीते थे, आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये हमारी सभ्यता है। बैलगाड़ी से चलते थे, आज हम मोटरसाइकिल और एरोप्लेन, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी छोड़ दी मैंने। तो सभ्यता गतिशील होती है, विकासशील होती है। और संस्कृति होती है वो नॉन मोबाइल होती है, वो विकास का विरोध करती है, वो स्थायी रहती है, उसका नेचर स्थायी होता है। तो आज हमारे जो मतलब सामने इस विषय पर चर्चा करने की क्यों जरूरत पड़ी है, क्योंकि हम ऐसे किसी भी विषय पे अध्ययन करने के लिए हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखते हैं चीजों को। तो जो गतिशीलता के भारतीय संदर्भ में जो संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो स्थायी है, विकास विरोधी है। भारत का मतलब जो संघ है, आरएसएस से बोलते हैं, वो सभ्यता की बात नहीं करता, वो विकास की बात नहीं करता, हमेशा संस्कृति, धार्मिक, राष्ट्रीयता की बातों के द्वारा लोगों को उलझाए रहता है और खुद का विकास करता है। तो भारतीय समाज में जो जातियां हैं, जिसके जो पीड़ा का दंश झेल रही है, जिसकी आपने चर्चा की कि अभी जो वर्ण व्यवस्था को आपने इंगित किया था, इसमें क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो वर्ण के द्वारा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। शूद्र है वो अपने को जातियों के द्वारा प्रेजेंट करता है, ये अपने आप को वर्ण के द्वारा प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। और ये एक वर्ग बने और अपने तो जातियों से उन्होंने इसलिए भारतीय संविधान में इनको कैटेगराइज दिया, और ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में जातियों से निकाल के एक कैटेगरी में लाए। तो एक कैटेगरी को
ही मिलके एक वर्ग बनना था, वर्ग बनना भी है। तो जी इसमें जो आपका चिंतन है बहुत सहायक होगा, और एक बुद्धिजीवी होने के नाते गतिशील रहना, गतिशील रहना ही सभ्यता है हमारी। तो जो जड़ संस्कृति है उसको हमें विरोध करके सभ्यता की ओर लाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मंच के आर्थिक मूवमेंट के द्वारा ये हम समाज को में परिवर्तन ला सकते हैं। तो जो वर्तमान में हमारी समस्या है वो है राजनीतिक और सामाजिक और शैक्षिक कई समस्याओं के साथ में है। तो बाबा साहब ने भी कहा था कि यदि आपको जिसकी जिस सामाजिक मतलब सत्ता अगर आपको प्राप्त करनी है, स्थायी सत्ता प्राप्त करनी है, तो आपको सांस्कृतिक चेतना बनाए रखनी होगी, अपनी सांस्कृतिक चेतना जगाए रखनी होगी। तो जो हमारी सांस्कृतिक चेतना है उसको हमें जगाना होगा, और कौन सी विदेशी संस्कृति है, कौन सी मूल संस्कृति है, उसको पहचानना पड़ेगा कि हम किसके फॉलोअर बने हुए हैं, कौन हमारी संस्कृति विकास विरोधी है, कौन सी विचारधारा हमारी विकास विरोधी है, इसको हम पहचानने में सक्षम होती है। तो हम जल्दी से शीघ्र मतलब एक विकास की ओर उन्मुख हो जाएंगे। तो जी ये हमारे लिए जी सर, डॉक्टर साहब। जी जी, थैंक यू सर। और जी कुछ सर, थैंक कहेंगे? यू सर। जी जी, डॉक्टर कदम सिंह जी जुड़े हैं आज का अपना परिचय देते हुए। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर के फील्ड में आपका बहुत बड़ा काम है, और एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के रूप में आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते आए हैं। मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर कदम सिंह जी से वो भी अपनी बात रखें आज के विषय में। डॉक्टर कदम सिंह जी, लगता है मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर योगेश जी, आपने एक बात का जिक्र किया है, बहुत ही मैं आपकी जो है उस बात से सहमत हूँ कि समाज और संस्कृति के आधार पर वह गतिशील होना चाहिए। जैसे देखने को मिलता है आज भी, अगर हम जाएं, जैसे आप इसको ऐसे देखिए, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, इनके जो लोग हैं वो जिस जड़ पर खड़े हुए, जिस जहां पर खड़े हुए वहीं पर रहते नजर आते हैं। इनको लोग उसी तरह से इंगित करते दिखाई देते। जैसे यदि कोई जज बन गया, यदि कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी जज बन गया, तो उसको ये कहा जाता है कि हरिजन जात का जो है जज है। और ये क्योंकि वो जज बना है लॉ की बहुत बड़ी डिग्री लेकर के, फिर पीसीएस जे पास करके जो है जुडिशियल सर्विसेज में गया है, तो एजुकेशन उसने लिया। और एजुकेशन लेने के बाद भी और पदभार ग्रहण करने के बाद वो जब उस पद पर काम करता है, तो जो लोगों बागों में धारणा है वो पूछे, वो कहेंगे हरिजन जात का या चमार जात का या डोम जात का या फला जात का डीएम साहब है या वो जज साहब हैं। इसी तरह से ओबीसी का कोई आदमी दरोगा बनता है तो कहते हैं कि अहीर दरोगा था, है ना। तो दरोगा बनने के बावजूद भी उसका अहीरपन और जज बनने के बाद भी उसका चमारपन समाप्त नहीं हुआ भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा फैक्टर ये हो जाता है, क्या ये व्यवस्था ऐसे ही रहेगी कि बहुत बड़ा प्रोफेसर बनने के बावजूद भी कहते पिछड़ी जाति का प्रोफेसर है, बहुत बड़ा आईएएस बनने के बाद भी, जिलाधिकारी बनने के बावजूद कहता है हरिजन जात का डीएम है, बहुत बड़ा दरोगा बनने के बावजूद भी कहता है, मंत्री बनने के बावजूद भी कहता है कि जो अहीर है या दुसाध है। इस तरह की बात है। ये पढ़ लिखने के वजह तो उसको गतिशील होना चाहिए था, उसको वहां से बदलना चाहिए था, उसका उसके पद से, उसकी शिक्षा से उसको मेंशन किया जाना चाहिए था। यही बात, इतनी ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉल्यूम में अपने लिखते हैं संपूर्ण वांग्मय में कि डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे तरीके हैं जो भारतीय समाज व्यवस्था में गतिशीलता का अभाव होने के कारण दिखाई देते हैं। जैसे यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों में से अगर कोई डॉक्टर है तो उसको प्रचारित किया जाता है कि देश का एक महान डॉक्टर है। यदि एससी एसटी ओबीसी में से कोई डॉक्टर बनता है, वो कहते हैं कि पिछड़ों का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो कहा था राष्ट्र का एक बहुत महान नेता है, राष्ट्र का महान नेता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है कि दलितों का मसीहा है। तो मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में मतलब कहा उसे दबे कुचले लोगों का मसीहा है। तो जिसका मतलब इसको ऐसे समझा जाए कि वहां पर ये बात फैलाई जाती है
कि महान नेता है राष्ट्र का, और यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी जो थे वो पिछड़ों के महान नेता हैं। मुलायम सिंह को राष्ट्र का नेता नहीं कहा जा सकता, अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्र का नेता कहा जा सकता है। इसी तरह से कोई बढ़िया डॉक्टर है तो उसको राष्ट्र का डॉक्टर कहा जाता है, जो उच्च वर्ग के लोगों में से होता है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी में से होता है, उसको कहते हैं पिछड़ों का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, पिछड़ों का बहुत बड़ा आई स्पेशलिस्ट है। और यहाँ कहते हैं राष्ट्र का एक महान जो है डॉक्टर है। खिलाड़ियों को देख लीजिए, जो जो खिलाड़ी होते हैं, हम स्वर्ण पदक लेकर के आए बहुत सारे खिलाड़ी, उनको उस तरह का सम्मान नहीं दिया गया। तो ये जो जो इम्पैक्ट है सोशल मोबिलिटी के, ये सामाजिक में शिक्षा लेने के बावजूद भी बदलने चाहिए थे, क्योंकि हम समझते हैं कि शिक्षा एक नेतृत्व का निर्माण करती है भारतीय समाज व्यवस्था में, कहीं भी हो, चाहे किसी भी रूप में वैज्ञानिक शिक्षा हो। जैसे हम लोग हमेशा से बताते हैं इस बात को कि शिक्षा से बुद्धि, बुद्धि से विवेक, विवेक से न्याय, न्याय से निर्णय, और निर्णय से नेतृत्व बनता है। और ये शिक्षा जो है समाज में नेतृत्व पैदा करती है। नेतृत्व का मतलब नेता माने नेता नहीं है जो विधानसभा संसद में बैठा है, कि नेता और जनप्रतिनिधि दो शब्द होते हैं। नेता का मतलब होता है कि जो समाज की लीडरशिप करता हो, समाज को अगवा बनता हो, और नेता उसको कहते हैं जो लोगों की जो दृष्टि जहां अटकी हुई है उस दृष्टि को उठा दे, ऊपर उठा दे, वो नेता कहलाता है। जो वो नेतृत्व वो कहलाता है कि जो लोगों की अटकी हुई दृष्टि है उसको ऊपर उठा दे, टू बूस्ट अप द विजन ऑफ द पीपल, जो लोगों की दृष्टि को उठा दे, ऊंचा उठा दे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, दृष्टि का मतलब होता है कि लोगों की दृष्टि कहीं ना कहीं टिकी रहती है। आप कभी ट्रेन में सफर किए होंगे, और ट्रेन में जी सफर जी करते करते जो है आपने देखा होगा बूट पॉलिश करने वाला लड़का जो है घूमता रहता है, बूट पॉलिश पॉलिश करता रहता है वो, और वो उसी आदमी को टोकता है जिसके बूट गंदे होते हैं। यानी उसकी दृष्टि उन बूट पर अटकी हुई है। यदि कोई उस बूट पर से उसकी दृष्टि को उठा करके ऊपर एजुकेशन की ओर ले जाएगा, तो वो आदमी लीडर कहलाएगा। यानी जो आदमी उस दृष्टि को उठा करके दूसरी जगह लगा देगा, बूस्टअप कर देगा, ऊंचा कर देगा, तो उसे हम जो लीडर कहते हैं। तो इस तरह से जो है नेतृत्व पैदा करता है समाज का। और जनप्रतिनिधि की एक सीमा होती है, जनप्रतिनिधि किसी पार्टी का होता है, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, प्रमुख, और जो है विधायक, एमएलए, सांसद, और जो जितने भी एमएलसी वगैरह होते हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं। इनकी सीमाएं होती है, और इनकी सीमाएं होती है किसी न किसी विचारधारा, किसी न किसी पार्टी से अड़े रहते हैं। मगर नेता जो होते हैं वो समाज की धारा को बदल कर, उसकी विजन को बदल करके ऊपर ले जाना चाहते हैं, को ले जाना चाहते हैं, तो शिक्षा उसे उत्पन्न करती है। तो ऐसी दशा में जो सामाजिक मनोवृत्ति पाई जाती है इन जातियों के साथ, हम लोगों के साथ, आज हम भी पिछड़ी जाति के हैं, और हमको तो सीधे सीधे कहते हैं कि जो है एक जो है मल्लाह का लड़का, झींवर का लड़का, या झींवर का लड़का जो है प्रोफेसर बन गया था, अरे है वो तो फला गाँव का है। इस तरह का जो इस तरह की धारणा जो बनी हुई है, ये गतिशीलता के काम में बड़ा रोल है। तो भारतीय समाज में, यहाँ पर भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए, ये गतिशीलता का अभाव उस मानसिक प्रवृत्ति में, उस मानसिक स्थिति में आज भी परिवर्तन नहीं आया। तो यहाँ पर आज हम लोग इसीलिए डिस्कशन कर रहे हैं लोगों के बीच में, जो भी है। देवी सिंह जी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे भी चाहता हूँ आज के इस विषय पर अपने विचार रखें। देवी सिंह कश्यप जी बहुत ही सुलझे हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं। धन्यवाद सर। जी सर। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जो आज का विषय है, मुझे एक तो देरी से आपका मैसेज मिला, जी सर। और विषय है आपका सामाजिक गतिशीलता। तो इसमें सामाजिक गतिशीलता भारतीय संदर्भ में, जी मतलब अपने समाज की हम गतिशीलता की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, वो मैं समझ पा रहा हूँ अभी। जी जी, या हाँ, पूरे अपने पूरे समाज की भारतीय, बात करेंगे जी। हाँ। तो सर, अपने समाज की गतिशीलता की अगर हम बात करें, तो हमारे समाज में हमारे समाज की गतिशीलता है कहाँ? हमारे समाज तो सुसुप्त अवस्था में है, जी बिल्कुल बिल्कुल सुप्त अवस्था में है। जी जी इसमें तो गतिशीलता है ही नहीं। जी सर। अब इसको कैसे गतिशीलता दी जाए, उस पर हमको विचार करना चाहिए। जी जी हमारी जो सामाजिक स्थिति है, सब आप जानते ही हैं, सब चर्चा कर ही रहे सर, कि हमारी जो सामाजिक स्थिति है बहुत खराब है। हर स्तर पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर स्तर पर स्थिति हमारी खराब है। तो गतिशीलता तो है ही नहीं। गतिशीलता इसको कैसे दी जाए, उस पर हमको चर्चा करनी चाहिए इस समाज को। जी तो सर, अगर मैं बात करूं शैक्षिक जी गतिशीलता की, जी तो शैक्षिक गतिशीलता अपने समाज में नगण्य है। मतलब 1% है, 1 से 2% होगी, जी इससे ज्यादा नहीं है। जी राजनीतिक गतिशीलता की बात अगर हम करें, तो वो थोड़ी अभी चेतना आने लगी है, अभी चेतना वो आने लगी है, लेकिन उस स्तर पर नहीं आई है। जी
और आर्थिक स्थिति खराब है ही। तो ये सब चीजों को हम कैसे क्या करें इन चीजों के लिए सर? इसके लिए तो हमको सबको, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जो सामाजिक लोग हैं, उन सबको जन जागरण करना चाहिए सर। जी उन सबको जो है, जैसे आप मैं अभी आपसे मेरी ज्यादा मुलाकात नहीं है सर, अभी 2-3 मीटिंग से है। आपको मैं देख रहा हूँ, आप भी लगे रहते हैं। जी तो इस तरह से जो है मतलब हमको जो है अभी कहीं जाने का, फिजिकल तो कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, अभी ऑनलाइन मीटिंग करके लोगों को जोड़ के और उस तरह से। जी आप अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए। हेलो हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। जी सर। तो इस तरह से हमको सब जन जागृति अपने समाज में लानी चाहिए। जब तक जन जागृति नहीं आएगी तब तक गति तो आ ही नहीं सकती। कैसे आ जाएगी? क्या हमारा समाज गतिशील हो ही नहीं सकता जब तक जन जागृति हम जब तक नहीं आएगी हमारे समाज में। अभी सर मैं अभी एक सज्जन बात कर रहे थे, आरएसएस की भी बात कर रहे थे। तो बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि आरएसएस में जो सर, मैं भी चूंकि मेरे यहाँ घर के सामने आरएसएस की जो है शाखा लगती है, तो अब मुझे मतलब ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। तो मैं चला जाता हूँ। तो अब चूंकि मैं आरएसएस की शाखा में जाता हूँ तो मुझे उनकी गतिविधियों का पता लग रहा है धीरे धीरे। 4-5 साल से मैं इनके संपर्क में हूँ। तो मुझे धीरे धीरे सब चीजें इनके बारे में पता लग रही है कि ये मतलब किस तरह से अपने पर्टिकुलर समाज, जो अभी बात कर रहे हैं ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, केवल उनके हित की बात करते हैं। हालांकि अब जी ये सामाजिक समरसता की और धर्म जागरण की इस तरह की भी चर्चा करने लगे हैं। अभी धर्म जागरण की एक बड़ी चर्चा, अब ये एक वो मुख्य मुद्दा इनका जो है कि धर्म जागरण जो है उस पे जो है ये चर्चा करने लगे हैं कि मतलब अपने धर्म को आगे बढ़ाना है जी और उसमें सबको जोड़ना है। जी अच्छा, देखिए सर, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं अभी आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अनुभव हो रहा है। जी सर। जी हाँ, सामाजिक समरसता का भी एक इनका एजेंडा चल रहा है। जी लेकिन मुझे लगता नहीं है, बिल्कुल भी अभी भी नहीं लग रहा है 5 साल से, कि वास्तव में ये मन से चाहते हैं कि ये जो अति पिछड़ा समाज है, जो शूद्र समाज है, ये वास्तव में मुख्य धारा में आए। जी ये मुख्य धारा में आए और ये जो है साथ चले हमारे। ये अभी भी नहीं चाहते हैं इस चीज को। केवल और केवल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर जी जिस तरह के हालात अभी बन रहे हैं, आप सबको मालूम है सर, जी जी जिस तरह के अभी हालात बन रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए केवल हिंदू हिंदू इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है। जी जी और हिंदू कौन है, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना सर? जी सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर देखिए, अब चूंकि हम बहुत पिछड़े समाज से हैं, जी हमारे जो पूर्वज थे उनको भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। अगर उनको बहुत ज्यादा ज्ञान समझ होती तो आज जी अपने समाज की स्थिति ना होती है। तो अब हमको भी धीरे धीरे जानकारियां हो रही हैं, तो उस दिशा में हम भी उस तरह से व्यवहार, हालांकि हम भी, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं अभी जी और सर। कोशिश कर रहे हैं अपने समाज को जगाने की। जी जो सर। जी जितनी जानकारी हमको होती है हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं तुरंत। जी सर। जी ठीक है ना सर? जी तो सर। कुल मिला के बात ये है कि हमको जो है सबके साथ मिलके इनकी जानकारी रख के, दूसरों की जानकारी रख के, कि जी वास्तव में ये क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं और इन्होंने क्या किया है, जी वो सबकी जानकारी रख के हमें अपने समाज को जागरूक करना चाहिए। तीनों स्तर पे, जो तीनों स्तर की हम बात कर रहे हैं, जी उस पे जागरूक करना चाहिए। तभी इस समाज को हम जो है प्रगतिशील कर पाएंगे और ये समाज प्रगतिशील हो पाएगा। जी बस सर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त जी करना जी जी, चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आपने एक शब्द इस्तेमाल किया जो उनकी तरफ से वो चला रहे हैं, सामाजिक समरसता का। जी सभी सामाजिक समरसता और समानता में जो है एक अंतर जो है मूलभूत पाया जाता है। समरस समाज बनाना चाहता है, समरसता, जैसे समरसता का मतलब होता है एक तरह से वर्ण व्यवस्था का स्थापित करना। क्योंकि जैसे ये कहते हैं समरस, बराबर बराबर रस, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करे, वैश्य वैश्य का काम करे, शूद्र शूद्र का काम करे। यदि शूद्र ब्राह्मण का काम करने लगेगा तो रस बिगड़ जाएगा, समरसता बिगड़ जाएगी। सब जब अपने अपने काम करेंगे तो इस तरह से समरसता बिगड़ जाएगी। तो समरसता शब्द जो है उनका है, और इधर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो शब्द है वो समानता है।
इसलिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित संविधान लिखा, ये लोग समरसता की बात करते हैं। तो बिल्कुल। इसमें किसी भी कीमत पर हम लोगों को उसको झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। समरस कहें या कुछ भी कहें, इस पर जो है हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते। मैं आज के विषय पर चर्चा करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। जी संदीप जी। धन्यवाद सर। आज के इस वर्चुअल मीटिंग में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज का मुख्य विषय रखा गया है, सामाजिक गतिशीलता, तो सामाजिक गतिशीलता हालांकि मेरा ही विषय है और मैं समाजशास्त्र के बारे में अध्यापन भी करता हूं। और जहां तक सामाजिक गतिशीलता के बारे में बात चल रही है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक कंसेप्ट रखूंगा। पहले मोबिलिटी जो शब्द है बना है एक तरह से, आजकल जो हम लोग साथ साथ एक तरह से मोबाइल शब्द का यूज कर रहे हैं कि मोबाइल क्या है कि एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया है या गति है, उसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से मोबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मोबिलिटी अगर हम सामाजिक संदर्भ में बात करें तो उसका सबसे पहले एक इफेक्ट था कि किसी व्यवस्था का वर्ग में निर्माण होना और उसका एक तरह से टूटना, ये दो चीजें थी कि किसी व्यवस्था टूटना। तो अब ये था कि अगर किसी व्यवस्था का निर्माण हो तो वो कैसे हो और उस व्यवस्था का टूटना कैसे बने। अब मान लीजिए छोटी सी चीज है कि अगर मान लीजिए हमारे पास मोबाइल है, उस मोबाइल को पहले हम कैसे व्यवस्था में लाएंगे, व्यवस्था को कैसे हम लोग फिर डिस्ट्रॉय करेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे पास में मोबाइल है तो वो हमारे सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहा है। इसी तरह से जो हमारी सामाजिक संदर्भ में हम बात करें तो उस सामाजिक संदर्भ में व्यवस्था ये थी कि हमारी जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था 4 वर्णों में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब उसी आधार पर हम लोगों का जो ये व्यवस्था बनाई गई कि इसमें कैसे कैसे हम लोग वर्गों का निर्माण करेंगे और कैसे उसको तोड़ने का काम करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो एक तरह से जो मोबिलिटी शब्द है, सोशल मोबिलिटी शब्द है, वो एक तरह से समाज में सामाजिक परिस्थिति को दर्शाता है। सामाजिक परिस्थिति क्या होती है कि परिस्थिति वह है कि एक व्यक्ति का जो पद उसको प्राप्त हुआ है उसके अनुसार व्यक्ति अपने आप को कार्य करे। मान लीजिए ब्राह्मण का कार्य क्या है कि वेदा का अध्ययन करना, पढ़ना पढ़ाना, पूजा पाठ करना, ये सब कार्य उनको दिया गया कि उस व्यवस्था के अनुसार ही अपने आप का कार्य करता रहे। इसके बाद क्षत्रिय वर्ण आया। क्षत्रिय वर्ण का भी यही कार्य था, अपनी व्यवस्था के अनुसार उस कार्य को करता रहे। इसके बाद वैश्य का भी कि वैश्य भी अपनी व्यवस्था के अनुसार, जैसे कि पशुओं का व्यापार करना या कोई बिजनेस करना, किसी अन्य तरह का कोई कार्य था उनका, उसको करना था। इसके बाद शूद्र वर्ण का जो उन्होंने बताया कि मुख्य कार्य क्या है कि उपरोक्त तीनों वर्णों की यही व्यवस्था हम लोगों को आगे चलानी थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही उन लोगों को ये लगा कि अगर हम इस व्यवस्था में शामिल नहीं हो पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा विभिन्न जातियों में बंटवारा कर दिया जाएगा, उनको टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। तो एक चीज में जहां पे जो कहना चाह रहा था कि पहले हम लोगों का उस वर्ग में निर्माण करना और उसके बाद उसको तोड़ने का काम करना, ये चीज हमारे समाज में देखने को मिलती है। इसके बाद जो सामाजिक परिस्थिति का एक तरह से उन्होंने प्रतिनिधित्व करता है कि उस प्रतिनिधित्व के आधार पर उन्होंने बताया कि इस सामाजिक परिस्थिति के आधार पर सामाजिक गतिशीलता को हम कैसे बांट सकते हैं। तो उन्होंने 2 प्रकार की गतिशीलताओं के बारे में बताया। वो गतिशीलताएं थी, एक थी क्षैतिज गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय को छोड़ करके किसी दूसरे व्यवसाय में शामिल हो जाए, या समतल जो जिसको कहते हैं हम लोग, कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति एक व्यवसाय को छोड़ करके किसी दूसरे अपने बिजनेस में ही या मजदूरी के कार्य में शामिल हो जाए तो क्षैतिज गतिशीलता कहलाएगी। इसके बाद जैसे कि कुछ और जो एक तरह से यह कहा जाए कि एक मान लीजिए प्रोफेसर है या कोई टीचर है, एक स्कूल को छोड़ करके दूसरे स्कूल में जाकर के वही अध्यापन कार्य शुरू कर देता है, तो वो भी एक तरह से क्षैतिज गतिशीलता कहलाएगी। अब इसके बाद उदाहरण बहुत सारे हैं,
लेकिन अगर बात करें हम लोग तो दूसरा जो पॉइंट था यहाँ पर एक जो वर्टिकल मोबिलिटी ये था कि मतलब एक लंबवत गतिशीलता उसको कहा जाता है कि एक व्यक्ति जब अपने व्यवसाय को छोड़ करके और उपरोक्त जातियों के व्यवसाय को करने की कोशिश करे, तो उसमें क्या था कि उसको वर्टिकल मोबिलिटी कहा जाता था। अब वर्टिकल मोबिलिटी में ये होता है कि मान लीजिए एक जो हरिजन जाति का व्यक्ति है वो ब्राह्मण जाति के कार्य को करना शुरू कर दे, तो एक तरह से क्या है कि अपने पद के अनुसार उसको छोड़ करके दूसरी जाति के पद के अनुसार उसको कार्य को करने की कोशिश करना, वो एक तरह से वर्टिकल मोबिलिटी आता है। अब उसमें भी दो कंडीशन बना दी गई कि अगर व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है तो उसमें भी दो प्रकार की कंडीशन है। एक तो होता है असेंडिंग, जिसको कहते हैं हम ऊर्ध्वगामी, जिसको कि मतलब एक व्यक्ति ऊंची जाति के व्यवसाय को करने की कोशिश कर रहा है, उनके कार्य को करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक तरह से असेंडिंग कि मतलब ऊंची जाति के कार्य करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा ये था कि एक तरह से जो मतलब डिसेंडिंग, मतलब नीचे की जो जाति है उनके कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ब्राह्मण जाति का व्यक्ति आज क्या है कि अगर हम व्यवसाय की भी बात करते हैं तो पहले क्या था कि ब्राह्मण जाति का व्यवसाय जूता बनाने का काम या जूता बेचने का काम नहीं करता था, लेकिन आज की व्यवस्था ये है कि आज की व्यवस्था के अनुसार जो हमारी इस समय पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है, पूंजीवादी जो समाज है, उसमें व्यक्ति एक तरह से जो ब्राह्मण जाति का हो या ठाकुर हो या रजपूत हो या कोई किसी भी ऊंची जाति का व्यक्ति हो, आज वो नीची जाति के जो जूता बनाने का कार्य है, जूता फैक्ट्री लगा लिया है, तो उसके बाद वो उसको सप्लाई करने का समाज में काम कर रहा है। तो इस तरह से क्या है कि वो नीची जाति के व्यवसाय को करने की भी कोशिश कर रहा है। तो अब जब इस तरह से समाज में ऊंची जाति के द्वारा निम्न जाति के व्यवसाय को करने की कोशिश की जाती है और उनका व्यवसाय की भी छीनने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद उनके बीच में कहीं ना कहीं एक तरह से ये कहा जाता है कि तनाव पैदा होता है, जो परिवर्तन का एक सबसे बड़ा कारण बनता है। ये कहा जाता है कि जब किसी समाज में एक तरह से कि पूंजीवादी जो व्यवस्था कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि जहां पर परिवर्तन धीमी गति में होगा, तो वहां पर संघर्ष की जब संभावनाएं बढ़ती आती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा समाज इस समय थोड़ा सा मोबाइल के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ज्यादा अपग्रेड होता जा रहा है, उसी तरह से धीरे धीरे कंपटीशन भी अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जिस समाज में ज्यादा जागरूकता नहीं होगी वहां पर संघर्ष ज्यादा होगा, और जिस समाज में ज्यादा प्रगति होगी या जिसमें ज्यादा तकनीकी ज्ञान होगा उसमें संघर्ष की संभावनाएं कम होने लगती हैं। तो ऐसा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में, जिसमें मार्क्स ने भी कहा है कि जो दो वर्ग थे, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। शोषक वर्ग में यह था कि जो मजदूर लोगों के ऊपर शोषण कर रहा था, और शोषित वर्ग जो मतलब शोषण जिसका शोषण हो रहा है। तो इस तरह से जो बहुत सारी ऐसी समाज के बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास करते हैं, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो उसमें भी यह देखा गया कि जब कुछ लोग ऊंची जाति के व्यवसाय को करने का प्रयास कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं एक तरह से मोबिलिटी देखने को मिल रही है। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे स्वरूप देखने को मिलेंगे कि जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करें व्यावसायिक गतिशीलता है या व्यक्तिगत गतिशीलता है, सामूहिक गतिशीलता है, या एक तरह से व्यक्ति की पारिस्थितिक गतिशीलता है, और बहुत सारी मतलब ऐसे देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारतीय सामाजिक व्यवस्था में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में अगर हम अपने जो 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं उसी के अनुसार अगर ऊंची जाति के व्यवसाय को करने की कोशिश कर रहा है तो वो एक तरह से उनके बीच में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पैदा होने वाली स्थिति हो जाती है कि अगर व्यक्ति ऊंची जाति का व्यक्ति ये सोच रहा है कि आज मेरे समाज का जो व्यक्ति होगा वो सॉरी कि मेरे समाज का जो व्यक्ति होगा वो दूसरी जाति का व्यक्ति हमारे व्यवसाय को ना कर ले, तो इसलिए कहीं ना कहीं उसके अंदर भेदभाव की जो समस्याएं हो जाती हैं, भेदभाव की भावना पैदा हो जाती है। उसके कारण हमारे समाज में इस तरह की गतिशीलताएं पनपनी शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसी स्थिति अगर हमारे समाज में बनी रहेगी तो जो नीचे का तबका है, जो आज भारतीय समाज जो शूद्र वर्ण व्यक्ति है, जो आज भी 6,743 जातियों में बटा हुआ है, लेकिन उनका अगर हम लोग कुछ जो बटा हुआ है उनकी व्यवस्था को देखें
तो कुछ उसमें से भी अगड़ी जातियां बन गई हैं और कुछ पिछड़ी जातियां बन गई हैं। कुछ पिछड़ी जातियों में भी वो हो गई है कि जो मतलब एक तरह से समाज से एक्सप्रेस हो गई हैं, अछूत हो गई हैं, और कुछ जातियां ऐसी हो गई हैं जो ऊंची जातियों के संपर्क में रह करके उनके साथ इस तरह का भेदभाव रखने लगे कि मतलब वो उनके साथ में सछूत वाला संपर्क उनका होने लगा। अब जिन लोगों को उन्होंने सछूत वाला संपर्क दिया, उनका कांटेक्ट हुआ, उसको उन्होंने कहा कि ये हमारे संपर्क में रहेंगे और इसी के आधार पर हमारा जो व्यवस्था बनेगी वो आज एक तरह से सोसाइटी को अपवर्ड करेगी, ऊंचे की तरफ ले जाएगी, ऊंचाई की तरफ ले जाएगी। लेकिन जो ऊंची जाति के लोग थे, जो अछूत जाति के संपर्क में नहीं आ पाए, उनकी सोसाइटी का जो मार्गदर्शन था, या एक तरह से कह लीजिए कि सोसाइटी का जो एक पैटर्न रहा, वो नीचे की ओर रहा, इसलिए वो कभी ऊपर की ओर नहीं उठ पाई। तो इस तरह से क्या है कि अगर हम सोसाइटी को अगर अपवर्ड करना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल या कह लीजिए कि हम लोगों को ऐसे कुछ वैचारिक या प्रवासी या जो बहुत सारी ऐसी गतिशीलताएं हैं जिनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करके आगे समाज को आगे बढ़ाने का कार्य भी करना होगा। और यदि हम लोग इसी तरह से अपने समाज के बारे में, जो आज भी एक तरह से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो उनका एक समानता का सिद्धांत रहा है कि जो इक्वालिटी होनी चाहिए, कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, कि अगर हमारा समाज इक्वल रहेगा तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और यदि इक्वल नहीं हो पाएगा तो इस तरह से क्या है कि समाज में डिस्क्रिमिनेटिव बढ़ती जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेटिव उनका मुख्य उद्देश्य था कि उसको खत्म करना है और समानता इक्वालिटी सबको देनी है। और उसी आधार पर उनका जो मुख्य उद्देश्य रहा है कि हमें समाज को कैसे एक मुख्य धारा में ला करके उन ऊंची जातियों के समकक्ष ला के खड़ा कर दे। जो नीची जाति का व्यक्ति है वो आज मुख्य जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उन जाति के व्यवसाय के लोगों को करने का प्रयास करें, जिस समाज में एक उनका ऊंचा स्थान बन सके। इसी तरह से जो समाज में अगर हम मोबिलिटी शब्द का यूज करते हैं कि मोबिलिटी है, तो मोबिलिटी वही है कि मतलब एक व्यक्ति जब अपने सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है, या निम्न ऊंची जाति का व्यक्ति अपनी किन्हीं कारणों से अपनी परिस्थिति को नीचे की ओर धकेलने का प्रयास करता है, तो उनके बीच में अपवर्ड और असेंडिंग और डिसेंडिंग की अवस्था आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग इसके बारे में चिंतन मनन करें कि हमने अपने समाज को ऊंचे की तरफ ले जाना है, असेंडिंग करना है, जिससे कि हमारा समाज एक तरह से ये कह लीजिए कि वो समाज की एक मुख्य धारा में जुड़ सकेगा, तो उस स्थिति में हम लोग अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और जहां तक मैं ये देखता हूँ, थोड़ा सा मैं जहां पर जॉब करता हूँ, जहां पर मेरा कार्यस्थल है, मैं अगर यहाँ की थोड़ी सी भौगोलिक परिस्थिति के बारे में बात करूं, आज भी एक ऐसी स्थिति है यहाँ पर कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज भी निम्न जाति के लोगों से या शूद्र जाति के लोग से, या जो नीची जाति के लोग हैं, हरिजन है चाहे कोई भी जाति के लोग हैं, आज भी कहीं ना कहीं उनके बीच में एक तरह से ये रहता है कि वो कहीं हमारे घर पर आकर के ना बैठ जाए, या हमारी जाति का कोई कार्य न कर ले, या हमारे साथ आकर के पानी ना पी ले, या अगर मान लीजिए कोई ऐसा जाति का व्यक्ति मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भेदभावना होती है कि मतलब कि वो हमारे साथ में क्यों बैठ रहा जी जी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। अब मैं बहुत ही विस्तार से आज इस सामाजिक गतिशीलता को समझाया। ये बात तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड से असेंडिंग डिसेंडिंग, यहाँ पर जो है कि एक शब्द है पेशे के संबंध में जो कहा अनुलोम विलोम, यहाँ वृत्ति की बात कही है, क्योंकि ये गतिशीलता सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज समाज में जो देखने को मिलता है कि भारतीय समाज व्यवस्था में गतिशीलता का अभाव है, इसीलिए बड़े बड़े राइटर, फॉरेन राइटर भी इस बात को कहते हैं, और हमको भी दिखता है कि जो है इस गतिशीलता का अभाव होने के कारण जो है समाज में प्रगतिशील भेदभाव, ऊंच नीच, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की मामला वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। और डॉक्टर एस.एस. यादव जी आए आज के विषय पर, अगर कोई बात रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। एस.एस. यादव असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज गाजीपुर में। मैं एस.एस. यादव एग्रोनॉमी की प्रोफेसर हैं। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आज के विषय पर अपना माइक अनम्यूट करें और आप बात रखें। डॉक्टर एस.एस. यादव जी, डॉक्टर एस.एस. यादव जी।
जी सर। जी SS यादव जी, क्योंकि समय की एक सीमा है, कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर भी है। आप यदि कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। SS यादव जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप क्योंकि आवाज़ नहीं सुन पा रहे। साथियों, जैसे अभी जो चर्चा हो रही है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बहुत सारी जाति उपजाति में बटा हुआ है और गतिशीलता का इसमें अभाव है, क्योंकि पद प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी वो सामाजिक की ऊंच जाति की जो पहचान है, जाति का जो चरित्र है, जो कहा जाता है, वो मरते दम तक, मरने के बावजूद भी नहीं उसका पीछा छूटता। तो हमें इस सड़ी गली हुई समाज व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष और बगावत करने की आवश्यकता है, क्योंकि एकेडमिक विषय भी था आज, और ये विषय बहुत ही अच्छा सारगर्भित तरीके से देवी सिंह जी ने और आपने, डॉक्टर अमर सिंह जी ने और डॉक्टर के पटेल जी ने, डॉक्टर योगेश जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से किया। यदि कोई और मेरे साथी तो यहाँ जुड़े हुए अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर कदम सिंह जी, यदि अपना परिचय देते हुए कुछ बात रखें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। जी मोनू, कुछ कहेंगे? जी अभी एक मैं, हालांकि ये विषय जो है यहाँ नहीं रखने का था, तो मैं फिर भी डॉक्टर ये गुरु प्रसाद निषाद जी से अनुरोध करता हूँ, वो कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी अपनी बात कहें। गुरु प्रसाद जी। जी सर बोलिए। जी, आपने एक विषय रखा था, उस पर आप अपनी बात कह सकते हैं। नहीं सर, उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम के लिए बोला था, उसमें 25 तारीख लिखा है ना। 25 तारीख लिखा? अच्छा 25 में। हाँ जी मैं अलग उसके लिए डेट रख लूंगा। आपने हाँ। साथ ही मैं बता दूं कि फूलन देवी जी की वो जो है पुण्यतिथि। दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम की बात गुरु प्रसाद जी कह रहे थे, तो वो रखा जाएगा बाद में। देखिए यहाँ पर जो है शिक्षा और जो है उससे जुड़े गए, क्योंकि बहुत संसार के ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि समाज में नेतृत्व का निर्माण करना है, ये गैर बराबरी भेदभाव खत्म करना है, तो शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी ये बात कही कि शिक्षित बनो, समृद्ध बनो और संघर्ष करो की बात कही, तो शिक्षा पहले उन्होंने लिया। तो संसार के बहुत सारे लोगों लेना चाहेंगे डॉक्टर जी सिंह सर? जी सर। हाँ पटेल जी बताइए। हाँ हाँ सर, थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है, बट हम जो बात करना चाहते हैं, देखिए जो हमारे समाज इंडियन सोसाइटी में गतिशीलता का पूरी तरह अभाव है, जैसा कि देवी सिंह ने बताया था। तो अगर हम तो कुछ गतिशीलता थोड़ी बहुत कुछ एरिया में है, व्यावसायिक गतिशीलता थोड़ी बहुत कोई भी व्यवसाय कर सकता है, शैक्षिक गतिशीलता भी थोड़ी है। जी आपकी आवाज कट जा रही है। शैक्षिक गतिशीलता की आप बात कहते हैं, लेकिन वहां पर प्रोफेसर बनने के बावजूद भी आपकी पहचान, देखिए बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी प्रोफेसर जो है आज नहीं है, वो नहीं बन पाया, और वो प्रोफेसर भी है उसका दर्जा भी वहां पर नहीं। हम ये बात देखने को मिलती है समाज व्यवस्था में कि जो लेवल है वो हमेशा जो है कैटेगराइजेशन जहाँ जाएंगे वहीं एक तरह से बहुत बड़ा जो है गुटबंदी, गोलबंदी हमेशा मिलेगी। पटेल जी आप जो कह रहे थे शैक्षिक गतिविधियां। जी सर, देखिए सर, धार्मिक गतिशीलता बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल गतिशीलता भारतीय समाज में बिल्कुल नहीं है। जो 100 साल पहले जिस धर्म को मानते रहे हैं, जैसे मानते रहे हैं, पाखंड जितना था वो नहीं रहा। धार्मिक गतिशीलता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो वो जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया, तो उसमें स्थिरता नहीं रही। कहीं ना कहीं उसमें कोई फर्क निकल नहीं आया, कारक में कोई निकल नहीं आया। संघर्ष जो है कि अगर आता तो परिवर्तन होता है। दूसरा जो गतिशीलता, जो सामाजिक शक्ति की गतिशीलता, कोई गतिशीलता नहीं है आज भी है। जी पटेल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अभाव है उस चीज का। देखिए जैसे ऐसे देखते व्यवसायों की जैसे बात कही कि जैसे बड़े बड़े होटल खोल दिए गए हैं, मगर उसमें खाना बनाने वाले, खाना परोसने वाले, बैरे के रूप में काम करने वाले, वो सब दबे कुचले समाज के लोग हैं। बर्तन साफ करने वाले से लेकर के खाना बनाने वाले, उसकी व्यवस्था करने, मैनेज करने वाले वो लोग हैं। वो केवल अपना हिसाब किताब अगर देखते हैं, होटल खुला है, होटल में जो है ढाबा खुला है, ढाबे पे सब काम करने वाले वो लोग हैं। और दूसरी बात बताएं आपको, जूते की फैक्ट्री खुली है, जूते की फैक्ट्री किसी पूंजीपति ब्राह्मण की है या छत्री की या वैश्य की है, लेकिन उसमें काम करने वाले वर्कर जो है SC ST OBC के हैं, वो काम नहीं करता।
तो इस तरह से जो व्यवसायों का जो आया, तो व्यवसाय तो उन्होंने चुने, लेकिन व्यवसाय में काम करने वाले उन्हें आदमी को रखा। अभी एक उदाहरण बता देना चाहता हूँ मैं कि मायावती जी की गवर्नमेंट में, पटेल जी, मायावती जी गवर्नमेंट में जो है कुछ सफाई कर्मियों की जो नियुक्ति हुई थी, तो उसमें उच्च वर्ग के जैसे ब्राह्मणों का भी सिलेक्शन हुआ, क्षत्रियों का भी सिलेक्शन हुआ, श्लोकों का भी सिलेक्शन हुआ। तो वो सफाई कर्मी के काम को करने के लिए जो है वो स्वयं न जा करके इसी समाज के कुछ भाड़े के लोगों को भेज करके काम करवाते, तनख्वाह अपने हाथ में लेते रहे। ऐसे उदाहरण देखे पाए गए और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी, उनको पहचाना भी गया लोगों ने, और पहचान करके जो है उनको देखा भी गया है कि लोग ये काम नहीं करते अपना। तो इस तरह से जो ना एक पेशा जो है उसमें नियुक्ति हुई, लेकिन काम नहीं करना चाहता। यही आप देखेंगे जो अगर नर्सिंग पेशे में जाएंगे, अगर किसी उच्च वर्ग की लड़की की नियुक्ति हुई नर्सिंग में या वार्ड बॉय में नियुक्ति हुई, तो बच्चों का टट्टी पेशाब जो मरीजों का निकलता है तो वो साफ करते भी नजर आते हैं, देखे गए। वहां पर उसको घृणित पेशा नहीं मानते हैं, लेकिन जहाँ साफ सफाई की बात होती है उसको घृणित पेशे के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। जबकि पेशा जो है वो कोई भी सब पैसे बराबर बताए गए। गांधी जी ने भी ये बताया कोई पैसे सब बराबर है, लेकिन बताने की बात अलग है, लेकिन उसको अपनाने और करने की बात अलग है। उन्होंने बताया जरूर है, लेकिन उसको जो है अपनाया नहीं। जी पटेल जी, आप अपनी बात रखें। नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से हम अपनी कोई नहीं पाते, वरना हम क्लियर करते जी हैं। आपका नेटवर्क जो है आज बड़ी कटौती की ओर है। साथियों मैं तो बताना चाहता हूँ। जी जी पटेल जी, आप सामाजिक शक्ति में जो गतिशीलता होनी चाहिए, जी सामाजिक शक्ति में जो गतिशीलता प्राप्त करनी चाहिए थी, वो गतिशीलता बिल्कुल प्राप्त नहीं हो पाई। तो और सांस्कृतिक गतिशीलता, जी सर, देखिए मैं यहाँ SC ST OBC के छात्रों को, लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं होने वाला। अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और शिक्षित बने और संगठित रहे, संघर्ष करते रहे। ये बात हम हमेशा बताते रहे हैं पटेल जी। और ये गतिशीलता लाने के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा जो है एक रास्ता है कि समझने का, गैर बराबरी खत्म करने का, और बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ, तो देवी सिंह कश्यप जी की एक बात मेरे याद आ रही है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जैसे जो जातियों का जो सामाजिक चरित्र है, जो जातियों का जो सामाजिक चरित्र है, वही जातियां सत्ता में जाती हैं, सत्ता में भी उसी का चरित्र बन जाता है। तो जातियों का सामाजिक चरित्र और जातियों का राजनीतिक चरित्र, तो हमारी कश्यप निषाद जातियों की जो सामाजिक चरित्र है वो जो है किस तरह का है। इनका चरित्र जो है, सामाजिक चरित्र, किसी न किसी के पीछे चलने का। इनका चरित्र अब तक अपने आप अगवा बनने का चरित्र इनके अंदर विकसित नहीं हो पाया। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और बड़े बड़े साहित्यकारों को ऑब्जर्वेशन है। तो इनको अपना सामाजिक चरित्र बदल करके, पीछे चलने का चरित्र छोड़ करके अपने पीछे चलाने वाला चरित्र बनाना पड़ेगा। और वो कैसे संभव हो, उसका एकमात्र तरीका है जन जागरण और मनोबलों को बढ़ाना। अपने मनोबल को बढ़ा करके अपने बीच में अपने लोगों को संगठित करके, तो सामाजिक चरित्र से ही राजनीतिक चरित्र का निर्माण होगा। तो ये पीछे चलने वाला चरित्र अपनाए हुए हैं, चलाने वाला चरित्र नहीं अपनाए हुए हैं। तो जो समाज में चरित्र है वही राजनीति में चरित्र है। राजनीति में जाते हैं तो वहां पर भी किसी न किसी का, कुछ लोग सांसद बने, विधायक बने, MLA बने, MLC बने, लेकिन उनके अंदर वहां जाकर के भी वही प्रवृत्ति बनी रही जो सामाजिक चरित्र की उनकी बनी हुई है। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि पैदा होते ही सार जाति का चरित्र भी पैदा हो जाता है, और मरने के बाद भी, मरने तक भी उस जाति का चरित्र उसका पीछा नहीं छोड़ जाता। गर्भ धारण करते ही सार जिस जाति में गर्भ धारण किया है, उस गर्भ धारण करते ही सार जो है उस जाति का चरित्र गर्भ धारण ले लिया है, और जो पैदा हुआ उस जाति का चरित्र भी पैदा हो गया है। और इस तरह से जो ना इसको बदलना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये कहते थे कि इन लोगों ने बताया था कि महान पुरुष जो है अवतरित लेते हैं, अवतरण होता है उनका, लेकिन एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दे करके जो है विशेष प्रकार का व्यक्तित्व को तैयार किया जा सकता है। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC में एजुकेशन का अभाव होने के कारण, एजुकेशन पर प्रतिबंध होने के कारण ये शिक्षा में नहीं आते थे, प्रोफेसर नहीं बनते थे, डॉक्टर नहीं बनते थे, इंजीनियर नहीं बनते थे। तो शिक्षा जो ही मिली इनको, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बनने लगे, और बन करके जो है जो चरित्र का लेवल लगा हुआ था, जो कहते थे इनके ऊपर लगा रहा हुआ है सामाजिक चरित्र, इनके पैदा होते ही आ जाता है और मरने तक नहीं, मरने के बाद भी 7 जन्मों तक इनके साथ चलता है। ये मानसिकता जो है तथाकथित लोगों ने जो है, यानी मैं कहूँ तो ब्राह्मणों ने अपने धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में लिख करके रखा था।
तो वो जो बना हुआ था तो एक तरह से बदला गया उस चीज के लिए। तो साथियों, जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, हमारी डिबेट फेसबुक पर लाइव है, जो भी सुन रहे हैं, सबसे पहले जो है अपने आप को पहचाने और अपने प्रकाश स्वयं बने। अपने प्रकाश स्वयं बनने का मतलब है कि यदि समस्या हमारी तो समाधान उसका हमारे पास है, हम ही को खोजना होगा। कोई बाहरी पुरुष आकर के अवतार लेकर के इसका जो है हमारा समाधान नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए महापुरुषों ने बात बताई है। उन्होंने कहा है कि संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। चार प्रकार के लोग कौन कौन से? एक तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का आदर्श स्थापित नहीं किया है। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का आदर्श स्थापित नहीं किया, वो लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन के आदर्श को समझा ही नहीं, परखा ही नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन का आदर्श स्थापित किया मगर वो अपने लक्ष्य से नीचे भटक गए किसी कारणवश। तो हम सब लोग जो ऐसे, हमारे जीवन का एक आदर्श था, हमारे एक महापुरुष थे, वो आदर्श हमने अपनाया था और हम उस आदर्श से हट गए। तो जो आदर्श हमने अपनाया था उससे हट गए, उसे हम ले सकते हैं, मगर हमने कोई आदर्श अपना बनाया ही नहीं तो समाज की तरक्की नहीं हो सकती। हमारे बीच में आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी जुड़े हैं। मैं इस पूरे सदन में आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और क्योंकि हम समाप्ति की ओर थे, लेकिन हमारे आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी जुड़े हैं, मैं उनको भी समय दूंगा क्योंकि हमारे लिए वो भी पूजनीय है, पूजने के माननीय है। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर्श लेते हैं, उन समाज में लगातार चलते रहते हैं। इस दबे कुचले वंचित समाज की मनोदशा को सुधारने के लिए आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी का कदम बिल्कुल सराहनीय रहता है। आप जहाँ चाहते हैं वहाँ खड़े रहते हैं और वहाँ पहुँचते भी हैं और लोगों में जाकर के अपनी बात कहते हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आपका बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आए हुए हैं, आप लोग सुन सकते हैं क्योंकि वो हमारे बीच में जुड़े। मैं आगे अपनी बात को समाप्त करते हुए आदरणीय सांसद जी को समय देना चाहता हूँ। विशंबर प्रसाद निषाद जी आए और हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं और मार्गदर्शन दें। जी सर। जी, आपका वीडियो अभी प्रेपर नहीं हो, तो मैं कह रहा था कि जिन्होंने आदर्श नहीं स्थापित किया, तो जिन्होंने आदर्श स्थापित किया वो तो, और वो आदर्श से हट गए, वो उसको संघर्ष करके आदर्श की ओर बढ़ सकते हैं, अपने मील स्टोन की जा सकते हैं। और इसको नापने का तरीका क्या है? जैसे किलोमीटर को, जैसे दूरी को किलोमीटर से नापते हैं और लिक्विड को लीटर से नापते हैं, तो अपने जीवन के आदर्श को भी हम मापते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और काम वासना को छोड़ते हुए, और इसी के साथ साथ अपने टारगेट को हाई रखते हुए। ये लक्ष्य जो होता है, हमारा उद्देश्य जो होता है, वो हमें मिल स्टोन की तरह काम करता है कि हम कहाँ तक पहुंचे। लुकिंग बैक हमें सिंहावलोकन करने का अवसर देता है। जी निषाद जी, आप जुड़े हैं, मैं आपका स्वागत और सम्मान करता हूँ। यदि आप जुड़ गए हो तो अपनी बात रखें। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार सर। और कैसे? ठीक है। बढ़िया हूँ सर। मैंने अचानक देखा कार्यक्रम चल रहा है तो जी सर, मैं लिंक भेजा था लेकिन लिंक लग रहा है आपको देरी से मिला है। नहीं, चूंकि पार्लियामेंट चल रही तो मैं बिजी था थोड़ा सा। जी सर, थैंक यू सर, अपनी बात रखें। क्या विषय है आज का? आज का विषय सामाजिक गतिशीलता भारतीय समाज व्यवस्था के संदर्भ में। जी, हम तो लोगों से यही कहना चाहते हैं कि ये जातियां जितनी हैं इंसान ने बनाई हैं जी, और जिन लोगों ने बनाई है अपने फायदे के लिए बनाई है। जिनको इसमें लाभ मिल रहा है वो नहीं चाहते कि जाति टूटे, जिनको नुकसान हो रहा है तो चाहते हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो का कार्यक्रम चलाना चाहते हैं। 12वीं सदी के पहले कोई जातियां नहीं थी। अब ये जब से बाहर से लोग आए, ईरान इराक से उधर से आए, बिल्कुल आर्य लोग आए, तो इन लोगों ने पहले इन्होंने अपना हमारे द्रविड़ लोग इनके साथ मिल करके धीरे धीरे करके कब्जा किया। कब्जा करने के बाद पहले ये लोग भी पहले मांसाहारी थे। जितने हिंदू धर्म के शंकराचार्य जब से आए तो इसके बाद फिर इन्होंने शाकाहारी वो किया, क्योंकि उधर के लोग सारे मांसाहारी हैं। इन लोगों ने जितना जो कुछ बनाया है, जितने ग्रंथ बनाए या जितने वेद पुराण बनाए, इसमें कहीं ना कहीं जो है जिसको लाभ मिल रहा है वो ऐसा चीजें बनाई है जो कि आज के विज्ञान के युग में तर्क संगत नहीं है। अगर अभी शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में एक अभी नया पाठ जोड़ा जा रहा था तो हमें बोलने का मौका मिला था। तो हमने अधिकारियों से कहा कि भाई आप ऐसे सब्जेक्ट लाइए
हिंदी में ऐसे पाठ लाइए जिससे कि प्रेरणा, हमने कहा वीर एकलव्य लाइए, तमाम ऐसे जो देश की स्वतंत्रता कराने में जिन लोगों ने अपने शहीद हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, तमाम लोग ऐसे हैं, हर धर्म के लोग हैं जिनका योगदान है, उनको लाइए जिससे कि देश का नाम रोशन हो और लोग उनसे सीख ले सकें। ऐसा ना लाइए कि बच्चा घर में हनुमान चालीसा का पाठ करके जाए कि काले समय भय चलियो तब तीनों लोग भय अंधियारो, और जब स्कूल में जाएगा तो ज्योग्राफी वाला टीचर पढ़ाएगा कि ये सूर्य तो आग का दहकता हुआ गोला है जो कई लाख गुना जो है पृथ्वी से बड़ा है। तो ये सारी चीजें हैं, और जितने भी चीजें लिखी हैं, चूंकि लोग भी कहने लगते हैं कि नहीं, जो तर्क के आधार विज्ञान, जो दुनिया बढ़ी है तो विज्ञान के आधार बढ़ी है। अगर विज्ञान ना आता तो हम समझते हैं कि ये ना होता। अभी कोरोना काल में ही तमाम लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे थे कि गौमूत्र पियो तो सब खत्म हो जाएगा, हवन करो तो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई बीमारी है, जैसे कैंसर है, टीबी है, ये चेचक आया, चिकन पॉक्स आया, तो उसका टीका लगा, बिना टीका के पहले लोग देवी देवता के चक्कर में पड़ जाते थे, तो लोग बहुत बच्चे छोटे छोटे बहुत खत्म होते थे। जब टीकाकरण हुआ, लग गया, उनके चेहरे में स्पॉट पड़ जाते थे। जब जिस बच्चे के टीका लगा था उसके स्पॉट नहीं पड़ते थे, तो टीका लग गया। तब कोविड-19 भी एक बीमारी है, तब टीका लगाना जरूरी है लोगों को, और ढोंग धतूरा इससे दूर रहना चाहिए। और जब तक अभी पूरे देश में जाति के आधार पर राजनीति हो रही है, अभी हमने आज ही सवाल एक किया था, सवाल लगाया था कि जो ओबीसी जातियां हैं उनको आरक्षण का फायदा 27% का नहीं मिल रहा है। सवर्ण समाज के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण दे दिया गया है। उनकी कुल आबादी 15% है, उनको 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस में मिल गया, तो वो तो उनके लिए अब एक भी गरीब आदमी उनका नहीं रहेगा, न एक भी आदमी उनका कोई, सभी सारे के सारे नौकरी में चले जाएंगे, सारे लाभ में आ जाएंगे। तो देश में जाति जनगणना हो, जिसकी जितनी संख्या हो उसकी भागीदारी के आधार पर सभी क्षेत्रों में भागीदारी होना चाहिए। और हम लोग जो है जितने पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, हम देख रहे हैं कि हम ही लोग ज्यादा आडंबर के चक्कर में पड़ते हैं। तो हमारी महिलाएं, उनको बाबा लोग या पंडित पुरोहित जो है इमोशनल कर देते हैं, तुम्हारा बच्चा की ये हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पुरखों का नाम 56 वंशों की खतौनी में अगर उठा के देखते हैं, जितने भी हमारे साथी जुड़े, अपने बाबा का नाम, अपने बाबा के पिता का नाम अगर देखें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत अच्छे सम्मानजनक नाम से लिखा होगा। पंडित जी ने कह दिया, पुरोहित ने, कि भाद में पैदा हुआ तो भदैला नाम रखा लो, चैत में पैदा हुआ चैतु का नाम रखा लो, बुद्ध को पैदा हुआ तो बुद्धुआ नाम रखा लो, लुच्चा लफंगा नाम रख देते थे। तो ये सब अपने लोगों को जो है आगे बढ़ने के लिए, कि अब नहीं कोई पूछता, अब माँ बाप दोनों तय कर लेते हैं कि हमें बच्चे का क्या नामकरण करना है। तो आगे लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन मेन एजुकेशन, शिक्षा है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक सवाल नहीं करेंगे। अशिक्षित आदमी को क्या सवाल करेगा, वो तो गुलामी की तरफ जाएगा, गुलाम रहेगा। तो अपने लोगों को शिक्षा की तरफ, शिक्षा का अधिकार कानून बना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 21A में व्यवस्था दी थी कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन जिनके हाथ में अनिवार्य और समान शिक्षा दी जाए, लेकिन जिनके हाथ में इतने साल से सन 47 से 70 वो नहीं चाहते कि ये कानून संविधान पूरी तरह से लागू हो। और यहाँ तक कि अब लोग कहने लगे हैं, उनके लोग मांग करने लगे कि नए संविधान के तहत तो नई संसद में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब इनकी मंशा ठीक नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि किसी हर क्षेत्र के लोग जो हैं अपने संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इनके हाथ में ताकत है। अभी
भारत समाचार ने सही खबरें दिखाई कि ऑक्सीजन से इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए। मैंने भी सवाल किया था पार्लियामेंट में, मेरा लोकसभा राज्यसभा में सवाल था, एक एमपी ने राज्यसभा में किया, तो उत्तर आया था, परसों उत्तर आया था कि एक भी मौत की सूचना हमको जानकारी नहीं है कि बीमारी से, ऑक्सीजन से देश में लोग मरे। तो भास्कर समाचार पत्र ने और आपके जो है भारत समाचार, भारत टीवी ने आंकड़े सहित दे दिया, प्रूफ सहित दे दिया। गंगा जी में लाशें तैर रही थी, तो गंगा राम अस्पताल से लगा के, एम्स से लगा कर पूरे देश के अस्पतालों में कैजुअलिटी हुई, सारा रिकॉर्ड है। तो उनके घर छापे पड़ गए, सीबीआई के छापे पड़ गए, इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। तो हमें लगता है कि पूरी तरह से अघोषित इमरजेंसी है। अगर हमारे लोग नहीं चाहते तो संविधान खत्म होकर के ये चाहेंगे कि पहले जैसे राजा रानी के पेट से पैदा होता, तो इनको ये परमानेंट राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाएंगे और सारे लोग हिटलर की तरह राज करेंगे। ऐसा लगता है तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और अपने अधिकार के प्रति, अपने संविधान के प्रति संकल्प लेकर के, हमारे जो पिछड़ी जाति के खास तौर पर लोग हैं, हजारों जातियों बटे हैं, एक जात का आदमी तमाम सैकड़ों गोत्रों बटा हुआ है। वो कहता है मेरा ये गोत्र है, मेरी इनके यहाँ लड़की की शादी नहीं होगी, उनके यहाँ लड़के की शादी नहीं होगी। और ये लोग जो है वर्ण व्यवस्था के आधार पे ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लोग जो है चौहान परिहार में कर लेगा, दीक्षित जो है त्रिवेदी में कर लेगा, पाणे में कर लेगा शादी, लेकिन हमको कह देंगे नहीं तुम नहीं कर सकते शादी, नहीं तुम तो भाई गलत शादी कर लिए, दूसरी जात में चले गए। तो ये हम लोग संगठित ना हो, इसके लिए बहुत बड़ा तगड़ा ताना बुना बुना गया है। तो हम लोगों को जो है इसके लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पैदा होने से लगा के मारने तक हमारे लिए, हमारे संस्कार में घुसे हैं। जो कक्षा 5 का पढ़ा हुआ व्यक्ति जो है, हमारे संस्कार हमारे जो है तो इंजीनियर डॉक्टर को समझाता है कि भाई तुम्हारे साढ़े साथी लगी है, ये लगा है, वो लगा है, और तमाम तरह की बातें होती हैं। तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इनके ढोंग, इनके जितने आडंबर है उनसे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा और पढ़ाई शिक्षा की तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब इस कोरोना काल में तो सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन समाज का हो रहा है। अब जो बच्चे पढ़ते थे सारा सारा भूल जाएंगे, उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, उनके पास जो है लैपटॉप नहीं है, तो फिर उसी तरह से चरवाहे हरवाहे बन जाएंगे। कोविड का बहाना, सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। दूसरे देशों में स्कूल खुल गए और वहाँ पे सारी व्यवस्था हो गई, बच्चों के स्कूल का कोई नुकसान नहीं हो रहा। यहाँ पे बिना पढ़ाए प्रमोशन दे रहे हैं कि बिना पढ़े आपको डिग्री दे देंगे। ये सारे सवाल हैं। तो जब तक हम भारतीय समाज में जो है हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे और ये जाति जनगणना हमारी नहीं होगी, ये खुलासा नहीं आएगा, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी हम लोग 25 जुलाई को वीरांगना अपनी फूलन देवी जी के गांव जाएंगे। वहां पर हम लोग जो है वहां से जो आरक्षण का मुद्दा है, मझवार गोंड बेलदा तुरैया का उत्तर प्रदेश का, खरवार का, उसके लिए हम लोग फिर से ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजेंगे। क्योंकि डबल इंजन की सरकार इनकी उत्तर प्रदेश में भी है और दिल्ली में भी है। ये लोग नहीं चाहते कि इनके लोगों को आरक्षण का अधिकार मिले, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए किसी ने मांगा नहीं, तुरंत दे दिया इन्होंने। आज देखने मिल रहा है कि 11,027 नीट के जो है ओबीसी के छात्रों को बाहर कर दिया गया है। आज ओबीसी का आरक्षण खत्म है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नीट में है, एससी का आरक्षण है, लेकिन ओबीसी के लोगों को हटा दिया गया कि इनके बच्चे डॉक्टर न बन पाए। अब कोई नहीं बोल रहा, और बजाओ भैया थाली और बजाओ ताली, और जो है तो अब उन्हीं के लोग डॉक्टर रहेंगे, उन्हीं के लोग सब मास्टर रहेंगे, तो जो बताएं वही करो। इसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा और एकजुट होकर के आवाज उठाना पड़ेगा। जो हमारे लोग उनके साथ हैं, उनसे भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग नहीं आपने आवाज उठाई तो आने वाला समाज, आने वाला इतिहास
आपको गद्दार कहेगा कि वहां रह करके गद्दारी की, जयचंद की तरह गद्दारी की। क्योंकि आज 22 में चुनाव है यूपी में, तमाम लोग जो है तो अब वोट की राजनीति करने लगे हैं। लेकिन जो जिस तरह से संविधान को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, लोगों के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, इससे देश को और संविधान को खतरा है। और कोई बात पूछना चाहे कोई पूछ सकता है, क्योंकि समय बहुत हो गया। आप लोग 8 बजे से लगे, 9:30 बज गया। डॉक्टर साहब जी सिंह जी, आवाज आ रही है हमारी सर? हेलो हेलो सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। म्यूट कर लिए वही जी डॉक्टर साहब। और कोई बोलना चाहे तो देख लीजिए, जैसा भी हो। हमें जो अपने विचार रखने थे हमने रख दिए। हेलो, मनु जी जुड़े हैं, गुरु जी जुड़े हैं, संदीप जी को नमस्कार। सभी को, इतने लोग साथी जुड़े हैं, सबको हमारा नमस्कार। सांसद जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर मैं नमस्कार सर। कहाँ गए डॉक्टर साहब, कहाँ गए? डॉक्टर साहब हेलो हेलो चले गए लग रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सब लोग मिल करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई बहुत कठिन है, अपने लोगों में ईगो ज्यादा है। अगर मान लीजिए एक परिवार में 4 लोग हैं तो चारों अलग अलग रास्ते की तरफ भागते हैं, और अगर कोई संकट कोई परेशानी आती है तो वो लोग साथ एक दूसरे को नहीं देते हैं। दूसरे दुश्मन के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे, लेकिन अपने के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहेंगे। जब तक हमारी सामाजिक, संदीप भाई कैसे हो? आर्थिक, बढ़िया जी बढ़िया। राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तो संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा, तो आज यही हाल होगा। आपने सही सुझाया सर। हम सभी को एकजुट होकर के इस विषय पर काम करना होगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को एकजुट होना बहुत ही जरूरी है। सर वो चले गए सर। मीटिंग का समापन करिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी सिंह कश्यप जी का उन्होंने शायद पहले से ही कट गया है, जबकि उन्हीं की होस्टिंग है। ऐसी नेटवर्क की समस्या के कारण अक्सर ऐसा हो जाता है जूम पर। जी हम सभी लोगों को अपने पास से ही खुद को मतलब रिमूव करना पड़ेगा इसमें से, तभी ये बंद होगा। जी जी ठीक है। तो साहब मीटिंग आज की मीटिंग का जो है समापन होता है, बोल दीजिए साहब जो भी हो। चलिए सभी लोगों को धन्यवाद और नमस्कार। और आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल करके आज इस मीटिंग में समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और समय समय पर आप लोग जो नई पीढ़ी है और जो संघर्ष करने के लिए उतावली है, उसको मार्गदर्शन करने का आप लोग काम करते रहें, ये मैं आप लोगों से आशा करता हूं। और जो माननीय मंत्री जी विश्वेंद्र प्रसाद निषाद जी हमारे पास बीच में आज उपस्थित है, मैं एक सवाल उनसे रखना चाहता हूं कि जो हमारा 27% आरक्षण आज खत्म करती जा रही है सरकार, उसको बचाने के लिए आप हमेशा संघर्ष करते रहिए और जो हमारी नव पीढ़ी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा संसद में जब भी कोई मौका मिले आप हमेशा इस बात को उठाइए, क्योंकि आरक्षण ही हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। अगर ये आज हमारे पास नहीं रहेगा तो हम लोग कहीं कहीं नहीं रहेंगे। तो इसलिए अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने संघर्ष को मजबूत करना होगा, और जब तक हमारे संघर्ष मजबूत नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले हमें अपने आप को शिक्षित करना होगा, संगठित करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग मेरे और माननीय मंत्री जी के जो यहाँ पर विचार हैं कि हमेशा अपनी बात संसद में रखते रहते हैं,
तो उनसे मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि वो हमेशा पार्लियामेंट में, संसद में, जहां भी कहीं जाए, हमारे आरक्षण के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और हमारी नई पीढ़ी आपका इसीलिए हर तरह से आपका सहयोग करेगी और हम लोग जन जागरण चला करके आप लोगों को सहयोग प्रदान करते रहेंगे। मैं यही इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेना का प्रयास करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सर। आज यहीं पर हम लोग इस चीज को, जी बताइए सर। डॉक्टर साहब का कुछ जलवल गया तार वार, तो वो डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, लग रहा है कोई कनेक्टर की प्रॉब्लम हो गई। अभी फोन आया था उनका, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम, मैं फोन करके देखता हूँ। फोन आया था उनका, कुछ जलवल गया है इन्वर्टर के तार, तो डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा अच्छा जी, अपना करके निकल गए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो पूरे देश के सभी साथियों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे लायक जो भी सड़क से लगा के संसद तक जो भी समस्या हो, हम लोग बताएं। जी जी, हो जो भी समस्या हम लोग उठाने का काम करेंगे। जो भी हो हम लोग को मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग भेजने काम करें, जो हमसे हो सके हम लोग करेंगे। सर एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस समय हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो जो सरकारी कर्मचारी है उसका जो पेंशन उन्होंने सरकार ने बंद कर रखा है, उसका मुद्दा भी जो है ना हम लोग का उठा हुआ है कि इसको जो है ना सर्कुलेट कर रहे हैं। कर्मचारी लोग भी अपना सरकारी जो पुरानी पेंशन है उनके लिए बहाल होनी चाहिए। और बहुत अच्छी मांग है। इसमें मैंने संसद में सवाल भी लगाए थे कि जी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, लेकिन बीजेपी काल में ही 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खत्म किया था। जी जी, वाजपेयी जी ने खत्म किया था। और अब ये तो नौकरी छोड़िए, अब पढ़ने नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। हमारे लोग पढ़ने लिखने लगे, तो अब ये लोग जो है तो प्राइवेटाइजेशन करने लगे। जी जी, हाँ सर, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ना, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें कोई आरक्षण नहीं रहेगा, ना कोई वो रहेगा। अब तो दिक्कत समस्या लोग पैदा हो जाएगी। और काम के घंटे 8 घंटे के बजाय 12 घंटे करा दिया, कानून बना दिया। जी जी बिल्कुल। काम कौन करता है? बहुजन समाज का है आदमी काम करता है, गरीब आदमी जिसके रोटी की समस्या है, जिसकी बेटी की शादी की समस्या है, जिसको मतलब 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना है, वो मेहनत मजदूरी काम करता है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। अब 12 घंटे काम करेगा तो कैसे रहेगा, उसके स्वास्थ्य का क्या हाल होगा? अब कानून बना दिया। आजाद देश में काम के घंटे कम होना चाहिए। विदेश में 1 घंटे के हिसाब से ड्यूटी होती है। जैसे किसी को 2 घंटे काम करना है, 2 घंटे काम किया, 1 घंटे काम किया, उसमें उनको $100 मिल गया, $50 $40 के हिसाब से, फंड के हिसाब से मिल गया। अभी कोरोना काल में इंग्लैंड वगैरह में $15 पर डे, जो है 15 पाउंड पर डे जेंट्स को और लेडीज को, मतलब एडल्ट को, और 5 जो है पाउंड जो है बच्चे को, उन्होंने जो है तो बेरोजगारी भत्ता दिया है कोरोना काल में। लेकिन हमारे 5 किलो गल्ला में कह दिया भाई हम तो पूरे देश चला रहे हैं। आज एक सवाल हम लोगों को लगा था, एमपी लैंड का 55,000 कुछ करोड़ रुपया हम लोगों का वेतन का और जो सांसद निधि का फंड होता है, वो पूरे देश के सांसदों का जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब्त कर लिया। और वो जो निःशुल्क अनाज मिल रहा है उसमें लगा रहे, और जो वैक्सीन है उसमें लगा रहे। अब मोदी जी धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्यवाद मोदी जी। और सांसद, अगर हम लोगों का फंड था तो हम लोग अपने हिसाब से देते, लेकिन कोई सांसद का इसमें कोई अधिकार नहीं। पैसा हमारा, और पता चला धन्यवाद मोदी जी हर जगह लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नाम दूसरे का हो रहा है सर का। सर संदीप जी थोड़ी देर के लिए सर, जैसे एक चीज ये था, समाज की एक समस्या है। बोलो। जैसे अभी किसी को लखनऊ हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जा रहा है, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि बेड नहीं खाली है, उनको एडमिट नहीं लेते हैं। ऐसे में हमारे लोग जो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर या 50 किलोमीटर से दूर आकर के हॉस्पिटल तक किसी तरह से पहुंचते हैं, उनको एडमिट नहीं किया जाता या बोल करके कि बेड खाली नहीं। ऐसे में काफी लोगों की, हमारे अपने लोगों की भी जाने जा रही हैं। तो इस पर भी सर कुछ उपाय किया जाए कि जिससे कि
जो हमारे अपने समाज के लोग वहां तक पहुंच रहे हैं इलाज कराने में, उनको इलाज कराने में कोई दिक्कत ना हो, कोई सुविधा ना हो। अभी हाल ही में ये घटना हमारे साथ हुई, हमारे पड़ोस में हुई, तो इस पर काफी कोशिश की गई। 3-4 दिन तक लखनऊ में लोगों से सब कोशिश की गई कि उनको एडमिट लिया जाए, जनरल वार्ड में रखा गया। वहां से फिर उन्होंने आईसीयू में ले जाने को कहा, लेकिन आईसीयू में उन्होंने मना कर दिया या कह करके कि बेड नहीं है। लास्ट में क्या हुआ, उस व्यक्ति की जान चली गई। ऐसे अनेकों लोग हैं जो हमारे अपने लोग हैं जिनकी जानें जा रही हैं, उनको बेड नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा मेरा यहाँ से सर समस्या है, हमारा ही अकेले का नहीं है सर, पूरे लोग देश के लोगों का है। जो चीट फंड कंपनियां थी, इनमें लोगों का पैसा फंसा हुआ है। गवर्नमेंट इनको परमिशन देती है कि चलाओ, जब इनमें लाखों अरबों रुपए हो जाती हैं तो इनको चिट फंड का नाम दे करके ये बंद कर देती हैं। तो उन पर केस चालू होता है और वो केस तो इसे ही पड़ा रहता, फैसला नहीं होता, जनता का पैसा फंसा रहता सर। तो इस पर भी सर आवाज उठानी चाहिए जिसमें जनता का जो फंसा पैसा है वो वापस हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट उन पर केस लगा के उनके लोगों जो उसमें कंपनी के मालिक वगैरह होते हैं उनको जेल में बंद कर लिया जाता है। बस वो केस वहीं ठप हो जाता है और लोग जनता का पैसा फंसा रहता है सर। देखिए ऐसा है, जी सर। अभी खुलासा हुआ था उत्तराखंड का। जी। उत्तराखंड में जितने प्राइवेट अस्पताल थे तो मालिकों ने अपने नौकर और अपने क्षेत्र के तमाम लोगों को, फर्जी लोगों को भर्ती कर रखा था, और जी। उन्होंने कहा बेड खाली नहीं है, और जी। भाई किसी तरह लोग कहते हैं भाई किसी तरह कुछ करे, कितना ही पैसा ले लें और हमारा कराइए। तो उन्होंने कहा भाई 1 लाख रुपया लगेगा। उनसे ले करके फिर अपने आदमी को डिस्चार्ज करा के उसके आदमी को भर लिया, जिससे कि कोई पकड़ में ना आए। ये खुलासा हुआ। तो सब जगह जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं और जितने इंजेक्शन, दवा, काला बाजारी, ऑक्सीजन काला बाजारी, मतलब किसी प्रकार का सरकार नाम की कोई देश में नहीं रही है कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था देखने मिली है। दूसरे बीमारी का भी इलाज नहीं हुआ, जिसके कारण लाखों लोग खत्म हुए हैं। इसके लिए देखिए ये गवर्नमेंट का सिस्टम ठीक नहीं है, फेलवर है पूरी तरह से। कोरोना काल में तो कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है, दूर से बात करता है जी। वो कह देता है कि भाई पहले आप जो है तो RT-PCR करा के लाओ, जांच कराओ, इसके बाद फिर RT-PCR में भी मनमानी पैसा लिया जा रहा है। बड़े बड़े मतलब जितने अस्पताल हैं सब RT-PCR की जांच के नाम पर पैसा ले रहे हैं। टीका भी जो हमारे नौजवान 18 साल से ऊपर वाले हैं उनको भी टीका में पैसा लिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि धन्यवाद मोदी जी, आप मतलब वैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीन पूरे मतलब 138 करोड़ लोगों को कब लगेगी? 15 साल लग जाएगा लगने में। 15 साल में आधी आबादी हो जाएगी। अभी 8 करोड़ लोगों को जो है डबल डोज लगा है, केवल 8 करोड़ लोगों को। दूसरे देशों में 70 से 80%, 90% वैक्सीनेशन हो गया, लेकिन वहाँ की आबादी कम है। हमारे यहाँ इंतजाम इन लोगों ने नहीं किया सही ढंग से। जो वैक्सीन थी तो उनको पहले विदेश भेज दी इन्होंने, भाई लूटने के चक्कर में। जब मतलब हमारे बीमार है तो यहाँ न देख करके बाहर भेज दिया इन्होंने। ये सारी समस्याएं हैं। दूसरा जो सवाल आपने चिट फंड के बारे में बताया, तो इन्होंने जब से सरकार आई है इन्होंने जो है डिजिटल इंडिया कर दिया है। डिजिटल इंडिया करने से जो है साइबर क्राइम एक्ट है उसको बहुत लचर पचर है। साइबर क्राइम में जो घपला करके लोग चले जाते हैं, पता चला कि 2-4 लाख 2 लाख रुपए खर्चा करके जेल से बाहर आ जाते हैं। उसी तरह से चिट फंड कंपनी एक्ट जो बना हुआ है इन्होंने उसको बहुत कमजोर बनाया है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कोई मंत्री से उद्घाटन करा लेते हैं, कभी किसी बड़े अधिकारी जो उद्घाटन करा लेते हैं तो लोग फंस जाते हैं। भाई जैसे कोई कंपनी है उसमें 10,000 कर्मचारी हैं, तो उनको उनके MD से उद्घाटन करा लिया गया और कहा गया भाई सब लोगों को यहाँ से बीमा कराना है, यहाँ आपको किस्त जमा करना है, BC जमा करना है। तो लोग भोले भाले लोग जो है तो अधिकारी के चक्कर में फंस जाते हैं कि भाई हमारा बड़ा अधिकारी, MD, डायरेक्टर, जो हमारा चेयरमैन है, मैनेजर है, वो जब यहाँ पैसा जमा कर रहा है तो हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। बाद में पता चला कि वो लेके चंपा हो जाता है। कौन आदमी, एक आदमी जो है अदालत में जाएगा, कौन मुकदमा लड़ेगा, क्या करेगा, वकील का कितनी फीस होगी, पता चला उसका 2,000 रुपया है और 10,000 वकीली फीस मांग रहा है, तो कहाँ से बेचारा दे पाएगा। तो हमारे देश की जो ये व्यवस्था सिस्टम है ये गड़बड़ है। इसमें गरीब ही लुट रहा है। और जब से ये डिजिटल
इंडिया बना, मतलब डिजिटल खाते चलने लगे तो बहुत फ्रॉड हो रहा है, लोगों के साथ बहुत धोखाधड़ी हो रही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आ गए आप, जुड़ गए। तो जी। बहुत कुछ साथियों ने सवाल किया था, वो सवाल का जवाब दे रहे थे। तो हम लोग बताइए, जहाँ जहाँ कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति हो तो हम लोग उसके लिए पत्र लिखेंगे, उसके लिए कार्रवाई कराएंगे। और जहाँ जैसे एम्स वगैरह में भर्ती कराना हम लोग का कोटा होता है, हम लोग पत्र लिखते हैं तो उसमें जो है उसी दिन पर्चा बन जाता है और डॉक्टर उसको देखते हैं। तो जितना हमसे हो सकेगा, जहाँ हर संभव हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बताइए, फोन पे बताइए, उस पे बताइए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मेल कर दीजिए, और हम लोग जितना संभव होगा उतनी बात करेंगे। कहाँ चले गए गुरु जी, चले गए क्या? नहीं सर, मैं हूँ अभी, मेरा जो है ना ये गड़बड़ हो रहा है, मैं इसे नहीं, एडमिट कर लीजिए। सवाल करने वाले थे ना, तो उन्होंने सवाल किया था, पता नहीं सुन रहे कि नहीं सुन रहे। कुछ हैं सर, लाइन पे हैं, सब हैं, जी। लगा रखा। अभी मैं जुड़ रहा हूँ, जी, मोबाइल से जुड़ रहा हूँ, लैपटॉप आ गई। हम लोग तो इंतजार करते रहते हैं कि देश की और समाज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल, हमको बताइए, हम लोग उठाएंगे। जी बिल्कुल आप सही। तो अपने घर से सुनिए राज्यसभा में। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने जी। अधिक से अधिक जो है तो लोगों को समाधान करें, समस्या को उठाने का काम करें। इतिहास में जब से हम लोग पार्लियामेंट में आए तो कोई ऐसा सप्ताह नहीं बचता रहा जब हम पार्लियामेंट ने अपनी बात रखे हो, चाहे गरीब किसान मजदूर से लगा के हर सेक्टर पे हमने बात किया है। संदीप, मुझे दोबारा एडमिट करिएगा, मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ। जी जी सर, जारी। तो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो। और अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, जो पॉलिटिक्स में है, जो अधिकारी हमारे हैं, जो हमारे लायर्स हैं, वो भी थोड़ा अपने लोगों की मदद करें। जैसे लोग ज़कात के नाम पे 2% 3% जो है दान करते हैं अपने गुरुद्वारे के लिए और मस्जिद के लिए, उसी तरह 10% 5% जो है अपने समाज के लिए कुछ रिलैक्स दे। कहीं अगर मान लीजिए कोई केस है, परेशानी है, तो उसमें थोड़ा सा उनको महसूस हो कि नहीं अपने समाज के पास जा रहे हैं तो हमको मदद मिल रही है। पता चला कि अपने कुछ समाज के लोग ऐसे 2-4 मिल जाते हैं कि एक बार अगर उसको ठग लिया तो फिर आदमी दूसरे समाज की तरफ भागता है, कहता है अपने लोगों को एक जैसा समझता है, सब लोग एक जैसे हैं। ये सारी समस्याएं हो जाती है। जी सर। जी डॉक्टर साहब। जी सर, ये जो है ना, क्योंकि ये इन्वर्टर का तार जो है गड़बड़ होने के कारण जो है, तो मैं बाहर रहा कुछ देर तक। बहुत सारी बातें आपने कही, मैं इधर देख रहा, क्योंकि सवाल इस बात का चल रहा है कि जो समाज में जो गतिशीलता है, उस गतिशीलता के अभाव में हमारा समाज तो और भी पीछे है, जो वो किसी दूसरे लोगों के पीछे चलना पसंद करता, अपने लोगों के पीछे चलना नहीं पसंद करता। यदि वो अपने लोगों के पीछे चलना पसंद करे और राजनीति में भी और समाज में भी वो आगे निकलने का प्रयास करेगा। इस पर जो है कुछ बातें आप हमारे दर्शकों को बताइए सर। हम अपने लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई की तरफ हम लोगों को अग्रसर होना पड़ेगा। जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं या जितने सोशल वर्कर लोग हैं या जितने कर्मचारी हैं या लॉयर्स हैं या हमारे प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, लोगों को मिलकर के जो लिखने वाला काम है, तो लिखने की कुछ किताबें इतिहास में लिखना चाहिए, अपने लोगों को लिखना चाहिए। क्योंकि दूसरा आदमी इतिहास लिखेगा तो आपको सही नहीं लिखेगा। जी, आजादी की लड़ाई में हमारे लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन आप जो कहीं पता नहीं चलता है। हमने पार्लियामेंट के अंदर मांग किया था कि भाई अर्जुन पुरस्कार में, मतलब खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार न मिलकर के एकलव्य पुरस्कार मिलना चाहिए। और अगर मान लीजिए गुरु वाला देना है तो वाल्मीकि पुरस्कार जो है तो गुरु के नाम पे देना चाहिए, क्योंकि लौह कुश के जो है गुरु जो है तो वाल्मीकि जी थे, जिन्होंने जो है चतुरंगी सेना को राम की रोकने का काम किया था, जो रामायण में है। लेकिन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं भैया ये नहीं हो सकता है। जी जी। तो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके समाज के लोग जो है एक तो आपस में जो थोड़ा बहुत
मतभेद रखते हैं, मतभेद को हटा करके बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए छोटी मोटी बात भी है तो मिलकर के काम करना चाहिए। रास्ता सबका एक है, हम लोग विकास की तरफ, और सबसे बड़ा है कि हम लोग सारे बहुजन के लोग छोटी छोटी जातियों में, अन्य जातियों में बैठे तो सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो हमारा इतिहास ही खत्म कर दिया जाएगा। जब इतिहास ही नहीं रहेगा तो पता चलेगा कि हम लोग समझेंगे कि जो 5 किलो गल्ला मिल रहा है वही जो पेट भरने के लिए मिल रहा है, वो यही हमारे भगवान है, यही हमको जिंदा किए हुए। तो बड़ी विडम्बना है कि मतलब पढ़ाई की तरफ जो बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए। एजुकेशन की अभी मैंने बताया था कि 11,000 कितने 57 नीट की जो है